नमस्ते जी, नमस्ते। क्या हाल चाल है आपके? सर जी हम तो बहुत अच्छे हैं, आप बताइएगा। हम भी बहुत बहुत बढ़िया हैं। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। चलें भूरा? हाँ सर जी, चलिएगा। एग्जाम्शन चैप्टर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप रोज नहाकर मेरी क्लास देखते हैं। ये बहुत जरूरी होता है। आइए, लिए चलते हैं आपको एग्जाम्शन की तरफ। अगर मैं बाबा की बूटी की तरफ आपका ध्यान लेकर आऊं तो उसके अकॉर्डिंग हमने गुड्स सर्विस क्या है क्या नहीं है देख लिया है। सप्लाई क्या है क्या नहीं है वो भी देख लिया है। अगर सप्लाई नहीं है तो नो क्वेश्चन ऑफ जीएसटी। सप्लाई का नेचर देखा, इंट्रा है कि इंटर है। और फिर ये देखा कि गुड्स या सर्विसेज की जो सप्लाई है वेदर इंट्रा और इंटर मस्ट बी डन बाय द टैक्सेबल पर्सन। अगर ऐसा कुछ होता है तो ही जीएसटी लेवी होगा, अदरवाइज लेवी नहीं होगा। लेवी मतलब चार्जेबिलिटी होती है। चार्जेबिलिटी मतलब कि हमने बीज बो दिया है, किसी प्लांट की रूट्स अवेलेबल हो गई हैं। अब रूट्स के बाद पौधा निकलेगा उसमें से। अब उस पौधे को बड़ा होने देना है हमने या उसको ट्रिम कर देना है। तो लेवी के बाद कलेक्शन होगा या एग्जम्पशन दी जाएगी। तो ये यहां पर हमें देखकर चलना है कि अंडे का क्या होगा, फ्राई होगा तवे पे या कुछ और किया जाएगा। तो वैसे करके हम बात करने जा रहे हैं। एग्जम्पशन की बात है। लगभग 150 तरह की सर्विसेज को गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट किया हुआ है। करीब करीब 100 तरह की सर्विसेज को एग्जेम्प्ट किया हुआ है और 150 तरह के गुड्स को एग्जेम्प्ट किया हुआ है। तो मोटा मोटी वही करीब 250 एंट्रीज हैं जो कि एग्जम्पशन कैटेगरी में आती हैं। सर, सरकार ने चीजों को एग्जेम्प्ट क्यों कर रखा है? हमारा देश बहुत बड़ा है, लगभग 140 करोड़। यहां अमीर से अमीर मिलेगा, गरीब से गरीब मिलेगा। तो यहां एक जैसा नहीं बना सकते। यहां पर हमारे कुछ इमोशंस भी जुड़े हुए होते हैं जो विदेशों में उतने ज्यादा नहीं होते, लेकिन हमारे कंट्री में चाहे वो धर्म हो, दान हो, एटसेट्रा हो, इस प्रकार की चीजों की मान्यता है और माननी भी चाहिए। तो इसी के चलते हुए गवर्नमेंट ने एग्जम्पशंस दे रखी हैं कि कुछ असेंशियल आइटम्स हो गए, भाई सबके लिए जरूरी होते हैं, आम आदमी की नीड होती है, तो वहां पर उन्होंने एग्जम्पशंस दे दी हैं। वैसे करके है। तो अलग अलग बेस लिए जाते हैं अलग अलग प्रकार की एग्जम्पशंस को देने के लिए। तो यहां पर जो गुड्स की एग्जम्पशंस हैं वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन जो सर्विसेज की एग्जम्पशंस हैं वो आपको थॉरली पढ़ के चलनी है और उसमें से आपके लिए क्वेश्चन पक्का पक्का पूछा जाता है। इस चैप्टर से क्वेश्चन ओनली बेस्ड ऑन दिस चैप्टर ये चांसेस कम होते हैं, बल्कि इस चैप्टर से मिक्स क्वेश्चन बनाया जाता है। आई मीन टू से, जैसे मान लीजिए वैल्यूएशन चैप्टर को पकड़ा, 4-6 ट्रांजैक्शन दी जो टैक्सेबल है, 2-4 ट्रांजैक्शन दी जो एग्जेम्प्टेड है, और जो टैक्सेबल थी उनमें से इक्का दुक्का आरसीएम में डाल दी, वैसे करके कुछ 1-2 प्रोविजन आईटीसी का दे दिया। ऐसे ब्लेंड करके एक क्वेश्चन आपके लिए मिक्स करके बनाया जाता है। ठीक है, तो उसी बात को हम देखने के लिए यहां पर जा रहे हैं। अब यहां बात करते हैं कि आखिर क्या क्या बेसिस हो सकते हैं, किन किन बातों के दम पर एग्जम्पशन सरकार को देनी पड़ती है या दे रखी हैं। तो यहां पर ये जो 10 बातें मैंने लिखी हुई हैं, सारी की सारी एग्जम्पशंस को एनालाइज करके आप देखेंगे कहीं पर एग्जम्पशन का जो लॉजिक होगा वो होगा कि वो नीड या बेसिक नीड में फॉल करती है। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, इस वजह से उसको एग्जेम्प्ट किया गया है। उसके बाद हम देखेंगे कि कहीं पर आईटीसी का इश्यू पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक सपोज वन ऑफ द आउटपुट जो सप्लाई है, जैसे एजुकेशन की सप्लाई है स्कूल वगैरह की, तो ये क्या करते हैं कि आउटपुट पर टैक्स नहीं है, क्योंकि पढ़ेगा तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो यहां से जीएसटी हटा दिया। अब इसमें क्या होगा कि जब स्कूल कुछ अपनी इनवार्ड सप्लाई लेता है तो वहां पर टैक्स लगे या ना लगे, क्योंकि अगर टैक्स इस ट्रांजैक्शन पे लगाया तो आईटीसी मिलना है नहीं, क्योंकि आउटपुट में कुछ भी नहीं है। तो वो जो ये वाला टैक्स है ये कॉस्ट का पार्ट बनेगा। कॉस्ट का पार्ट बनेगा तो कहीं ना कहीं ये जो फीस है बच्चे की वो अल्टीमेटली बढ़ जाएगी। तो आउटपुट साइड का जीएसटी तो हटा दिया, बट अगर इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं किया तो इनपुट साइड का जो जीएसटी है वो कस्टमर की जेब पर जाकर लोड डाल देगा। तो ऐसा ना हो इसके लिए सरकार ने इन वाली सप्लाईज को भी एग्जेम्प्ट कर रखा है, क्योंकि यहां आईटी से नहीं मिल पा रहा था, कॉस्ट का पार्ट बन रही थी और सरकार ऐसा करना नहीं चाहती थी। तो दूसरा लॉजिक आपका ये देखने के लिए मिलेगा।
उसके बाद कुछ एक चीज हम देखेंगे जहां पर कि वो इंटरनेशनल प्रैक्टिस होती है, उसके अकॉर्डिंग हमें भी अलाइनमेंट अपना करना पड़ता है, जिससे कि चीजों को एग्जेम्प्ट करना होता है। जैसे कि एम्बेसीज हो गई, अमेरिकन एम्बेसी इंडिया के अंदर है, इंडियन एम्बेसी बाहर की कंट्रीज में है ना। तो उसमें क्या है कि जो एम्बेसी अपनी सर्विसेज देती है लाइक वीजा वगैरह इशू करने की, तो ये इंटरनेशनल प्रैक्टिस है कि कहीं पर कोई भी उस पर टैक्स नहीं लगाया जाता है। तो उसी इंटरनेशनल प्रैक्टिस को अलाइन करते हुए हम भी इस पर टैक्स हटा देंगे। ऐसे ही जो फीफा वर्ल्ड कप है ना, उसके संबंध में इंटरनेशनल प्रैक्टिस है कि फीफा चाहे सर्विसेज दे या सर्विसेज ले, जीएसटी की बात नहीं करनी है, तो हम भी उसी प्रैक्टिस को फॉलो करके चलते हैं। तो एक ये लॉजिक आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद देखेंगे कि ओल्ड एज पर्सन, जहां पर बुजुर्ग व्यक्तियों की बातें हो रही होंगी, नॉर्मली आप उस सेक्टर में एग्जम्पशन देखने को पाएंगे। जैसे ओल्ड एज होम सर्विसेज होंगी, जो वृद्ध आश्रम बने हुए होते हैं, तो वहां आपको एग्जम्पशन मिलेगी। कॉमन मैन, एपीएल, बीपीएल, एपीएल मतलब अबव पॉवर्टी लाइन और बीपीएल मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन। अगर ये पॉवर्टी लाइन है, गरीबी रेखा है, तो इसके जो नीचे आ रहे हैं लोग, ये बीपीएल हो गए, और इसके जस्ट ऊपर जो आ रहे हैं, ऊपर का मतलब बहुत ऊपर नहीं, इसके जस्ट ऊपर जो आ रहे हैं उनको बोलते हैं एपीएल। तो ऐसे बोलूं सीधे शब्दों में कि गरीबी रेखा के आसपास जो लोग रहते हैं वो एपीएल और बीपीएल कैटेगरी में आ जाते हैं। तो जब गरीबों की या आम आदमी की बात आ रही होगी, वहां पर भी एग्जम्पशन देखने को मिलेंगी। कई सारी ऐसे इंश्योरेंस स्कीम आपको देखने के लिए मिलती है जो कि गरीबों के लिए, फॉर एग्जांपल जनधन योजना, तो इसके जो प्रीमियम जाता है उस पर जीएसटी की बात नहीं करी जाएगी। तो एक ये यहाँ पर लॉजिक देखने को मिलेगा। कई जगह पर हम पाएंगे कि गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट आ जाता है। पहले से देखते आ रहे हैं, गवर्नमेंट ने सप्लाई चैप्टर में कहा था कि भाई कई सारी गवर्नमेंट सर्विसेज को रूट ही नहीं जमने दी, उनकी वहीं से बाहर निकाल दिया, सप्लाई तक नहीं बनने दिया, जीएसटी लेवी तक नहीं होने दिया। उसके बाद देखेंगे कि अगर किसी को सप्लाई बनाना पड़ गया है तो फिर यहां एग्जम्पशन चैप्टर में आकर उसको एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है। और अगर यहां से भी एग्जेम्प्ट नहीं हो पाएगा तो आरसीएम के चैप्टर में जाके देखेंगे रिवर्स चार्ज देखने को मिलेगा। तो गवर्नमेंट पहली बात तो ये फंदा जीएसटी का पहनना ही नहीं चाहती है, और अगर पहनना पड़ता है तो ये निकाल कर रेसिपिएंट के गले में डाल देते हैं कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगाया जाएगा, ऐसे करके बोल दिया जाता है मेरे बच्चा। हाँ सर जी। तो जहां जहां पर गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट आएगा, कहीं आउट गवर्नमेंट सर्विस दे रही होगी, कभी कभी गवर्नमेंट सर्विस ले रही होगी, तो दोनों सिचुएशंस में आप पाएंगे कि जीएसटी की बात नहीं हो रही है। उसके बाद है जीएसटी कलेक्शन का इश्यू। कभी कभी ऐसे सर्कमस्टांस हमारे सामने आ जाते हैं कि सरकार जीएसटी कलेक्ट कर नहीं पाती है, तो वहां बोलना पड़ता है कि अंगूर तो खट्टे हैं। जैसे एडवोकेट की सर्विसेज हो जाती है, वकीलों से सरकार पैसा कलेक्ट कर नहीं पाती क्योंकि उल्टा केस ठोक देंगे वो। और एक वकील साहब अगर मान लीजिए किसी इंडिविजुअल या चलते फिरते व्यक्ति को, मतलब जो रजिस्टर्ड वगैरह नहीं है, चलते फिरते व्यक्ति को अगर कोई सलाह देते हैं, कंसल्टेंसी देते हैं, तो वैसे वाले मामले में आकर मैं आपको बताना चाहता हूं कि रेसिपिएंट से भी सरकार आरसीएम लगाकर जीएसटी वसूल कर नहीं सकती, क्योंकि एक आम आदमी है या सैलरीड पर्सन है, या तो उससे रिकवरी हो नहीं सकती। सप्लायर देगा नहीं, रेसिपिएंट से ले नहीं सकते, तो ऐसे में यही बोलना पड़ता है कि अंगूर तो खट्टे हैं। कई जगहों पर हमें ये लॉजिक देखने के लिए मिलेगा। ये लॉजिक्स की मैंने लिस्ट बना के रख दी है कि कभी कब कौन सा कहां कैसे लगेगा, वो थोड़ा आप भी देखिएगा, मैंने सारा निकाल कर रख दिया आपके सामने। आगे बात करते हैं जय जवान जय किसान। जब जब इनकी बात होगी, जवानों की बात होगी, हमारे आर्मी पर्सनल्स की बात होगी, तो जीएसटी नहीं आएगा। जैसे इनका इंश्योरेंस होता है, हमारे जो जवान हैं सेना के, तो वहां पर भी जीएसटी नहीं है। और किसान संबंधी जो भी एक्टिविटीज की बात की जाएगी, जहां जहां पर किसान का इन्वॉल्वमेंट आ जाएगा, वहां पर भी हम जीएसटी की बातें नहीं करके चलेंगे। बोलो जय जवान जय किसान जय विज्ञान। सर विज्ञान, हाँ विज्ञान की बात भी आएगी, जय विज्ञान। जब जब विज्ञान की बात आएगी, जय विज्ञान, तो वहां पर भी हम जीएसटी नहीं लगाएंगे। बता दूंगा, प्रूफ करूंगा इस बात को। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, किसान पैदा करता है अपना प्रोड्यूस, जो भी फसल वगैरह होती है, तो फसलों से संबंधित जो एक्टिविटीज कनेक्टेड हो रही होती हैं, उन पर भी जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। जैसे कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का ट्रांसपोर्टेशन है, लोडिंग अनलोडिंग वगैरह वगैरह, वेयर हाउसिंग, तो ये जितनी भी एक्टिविटीज आपकी हो रही हैं, इन पर भी जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। कभी कभी सरकार को किसी चीज को प्रमोट करना होता है, उसका प्रमोशन करना होता है, तो प्रमोट करने के लिए भी सरकार उस पर जीएसटी नहीं लगाती। जैसे कि खेलों की स्पॉन्सरशिप फी,
अगर मैं कोई स्पॉन्सरशिप फी देता हूं रिगार्डिंग स्पोर्ट्स, तो वहां पर भी अपने जीएसटी की बात नहीं करी जाएगी। तो दीज आर द बेसिस, दीज आर द लॉजिक्स फॉर एग्जामिशन। बड़ा चैप्टर है आपका, लेकिन अगर हम थोड़ा सिस्टमेटिक वे से पढ़ते हैं इसको, तो बात अच्छे से समझ में मेरे बच्चा आ जाती है। अब इनका एक तमाम बातों का निचोड़ अगर मैं आपको निकाल के दूं, तो आप ये अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग फंडामेंटल्स हैं ये, कि देखिए कहते हैं कि जो जरूरतें होती हैं वो एक भिखारी की भी पूरी हो जाती हैं, लेकिन ख्वाहिशें, जो डिजायर्स होती हैं, वो एक राजा की भी अधूरी रह जाती हैं मेरे भूरा। तो जहां पर नीड्स होगी, जरूरत होगी, वहां पर जीएसटी नहीं आएगा। लेकिन जहां डिजायर है, इच्छाएं हैं जो कि अनलिमिटेड होती हैं, वहां पर आपका जीएसटी लगवा दिया जाएगा। और इस तरह से मैंने क्या किया हुआ है मालिक, कि आपकी जितनी भी ये 100 प्लस सर्विसेज हैं, इनको 14 हेड में डिवाइड किया है। अभी मैंने ग्रुप्स बनाए हैं इनके, कि एक ग्रुप के अंदर उससे कनेक्टेड रिलेटेड सर्विसेज ही दे रखी होंगी। ग्रुप क्या है? दान, धर्म, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, सरकार। दान, धर्म, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, सरकार, किसान, मनोरंजन और जीपीआरएस। जीपीआरएस में गुड्स ट्रांसपोर्टेशन, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन, रेंटिंग वगैरह, और एस मतलब सोशल वेलफेयर। और बीआईबी, बीआईबी का मतलब बिजनेस रिलेटेड हो गया, आई का मतलब हो गया इंश्योरेंस, और बी का मतलब हो गया अपना बैंकिंग एक्टिविटीज। तो बैंकिंग, बिजनेस रिलेटेड, इंश्योरेंस एंड इस तरह की बात हम अपनी करके चलेंगे। तो आर यू रेडी? यस सर। वन मोर थिंग, सरकार जब एग्जम्पशन देती है तो एग्जम्पशन नोटिफिकेशन उसे इश्यू करना होता है। ठीक बात? हाँ सर बिल्कुल ठीक बात है। तो एग्जम्पशन नोटिफिकेशन जब गवर्नमेंट इश्यू करती है, तो क्या गवर्नमेंट को ऐसा करने की पावर भी है? तो पावर के लिए एक्ट में प्रोविजन होना चाहिए कि गवर्नमेंट हैज पावर टू डू लाइक दिस, कि वो किसी भी गुड्स या सर्विस की मुंडी पकड़कर उसको एग्जेम्प्ट कर सकते हैं। ऐसी पावर उनके पास में होनी चाहिए। तो यही पावर दी जा रही है। मेहरबान कदरदान साहिबान, तालियों से जोरदार स्वागत होना चाहिए हमारे सेक्शन नंबर 11 का। ये रहा सेक्शन नंबर 11, और ऐसा ही कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन 6 है अपने आईजीएसटी एक्ट के अंदर, और सेक्शन 11 इज ऑफ सीजीएसटी एक्ट। 11 पढ़ लिया तो 6 भी आपका ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ऐसे मान के चलिएगा। तो यहां पर ये कंटेंट इसका लीगल ये दे रखा है, और मैंने आसान भाषा में इसको यहां पर डायग्रामेटिकली आपके लिए बता रखा है कि गवर्नमेंट को किस तरह से पावर दी गई है। क्या गवर्नमेंट को होली एग्जम्पशन देने की पावर है या पार्शियल एग्जम्पशन देने की पावर है? तो कहते हैं कि गवर्नमेंट को होली हो, पार्टली हो, विद कंडीशन हो, विदाउट कंडीशन हो, कैसे भी एग्जम्पशन दी जा सकती है। एग्जम्पशन के साथ कंडीशन लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते। इट इज द कॉल ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट हैज द पावर टू डू लाइक दिस। उसके बाद में जैसे एग्जांपल की बात करते हैं, सप्लाई ऑफ सॉल्ट, वाटर एटसेट्रा, इस पर अपना बाबू मेरे जीएसटी नहीं लगाया जाता है, विदाउट एनी कंडीशंस पे हम बात करके चलते हैं। हेल्थ केयर की सर्विस भी, अगर अस्पताल वगैरह, अगर जहां अगर इफ बट किंतु परंतु आ जाते हैं तो मतलब चीज कंडीशनल हो जाती है, कि अगर अस्पताल अगर हेल्थ केयर की सर्विस देते हैं, डॉक्टर हेल्थ केयर की सर्विस देता है जो कि इस काम को करने के लिए ऑथोराइज्ड है, तो एग्जम्पशन मिलेगी, वरना एग्जम्पशन नहीं दी जाएगी। बंगाली बाबा झोला छाप डॉक्टर जो होते हैं, दे आर नॉट ऑथोराइज्ड टू डू लाइक सर्विसेज, टू प्रोवाइड सच काइंड ऑफ सर्विसेज, तो वहां पर एग्जम्पशन नहीं दी जाएगी। ठीक है जी। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी अगर बिजली बांट रही है तो उस पर तो जीएसटी नहीं आएगा, लेकिन आप हमारे जैसा एरा गैरा कोई व्यक्ति अगर बिजली बांटना शुरू कर दे, अपने यहां पर प्राइवेट जनरेटर लगाकर, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर लगाकर बिजली बांटता है, तो वहां पर आपका जीएसटी लगा दिया जाएगा। जिसका काम उसी को साजे और करे तो डंडा बाजे। तो जो जिस काम करने के लिए ऑथराइज किया गया है, अगर वो करेगा तो ठीक है, ओके, जीएसटी एग्जेम्प्ट। कोई और करेगा तो वहां पर अपना जीएसटी लगा दिया जाएगा। सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स, इन पर भी अपना जीएसटी नहीं लगाया जाता है। रेट ऑफ IGST विल बी 1% ऑन एल्यूमिनियम्स इनगोट्स। ये इनगोट्स मतलब जो जैसे बर्फ की सिल्ली नहीं होती है, ऐसी ना ये सिल्लियां बनी हुई होती हैं एल्यूमिनियम की। तो अगर इनका इस्तेमाल किया जाता है प्रेशर कुकर वगैरह बनाने में, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स बनाने में किया जाता है, तो यहां पर भी अपना जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। ऐसे करके मेरे भूरा ये बात अपनी करके चल रहे हैं। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। ठीक है बच्चा? हाँ सर एकदम ठीक है, और कोनो दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आगे आइए, आगे क्या बोलता है साहब? ये सोलर सेल्स इफ यूज, जहां पर इफ किंतु परंतु बट आ गए वो आपकी कंडीशनल एग्जम्पशन बन जाती है। आगे कहते हैं कि जो नोटिफिकेशन होती है ये इफेक्टिव कब से होगी, तो इसके लिए दो बातें रखी जाती हैं। नंबर 1,
ये चेक कीजिए कि क्या उस नोटिफिकेशन के अंदर इफेक्टिव होने की कोई डेट स्पेसिफिकली दे रखी है। मान लीजिए कोई नोटिफिकेशन आज आती है और उसमें लिखा है कि दिस नोटिफिकेशन विल बी इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2024, तो फिर तो ठीक है, फिर तो कहने वाली कोई बात ही नहीं है। तो जो स्पेसिफिक डेट मेंशन्ड देयर इन, अगर उसके अंदर लिखी हुई है फिर तो वो लेके चलेंगे, और अगर ऐसी कोई डेट नहीं लिखी हुई है तो जिस दिन नोटिफिकेशन एग्जिस्टेंस में आती है, गवर्नमेंट के पोर्टल पर अपडेट हो जाती है, उसी डेट को उसे इफेक्टिव मान लिया जाता है। तो ये है आपकी इफेक्टिव डेट ऑफ मेन नोटिफिकेशन। सर मतलब कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए कभी कभी क्या होता है कि एक मेन नोटिफिकेशन इशू कर दी जाती है और इशू होने के बाद उसमें कुछ एक क्वेरीज आ जाती हैं, कुछ एप्लीकेबिलिटी या स्कोप को लेकर कुछ कन्फ्यूजन्स पैदा हो जाती हैं। तो उन कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए गवर्नमेंट को क्लैरिफिकेशन इशू करनी पड़ती हैं और तब कहीं जाकर एक सही कंक्लूजन तक हम पहुंच पाते हैं। तो जो गवर्नमेंट को क्लैरिफिकेटरी इन नेचर जब एक दूसरी नोटिफिकेशन देनी होती है विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिनल नोटिफिकेशन दैट हैज ऑलरेडी बीन इशूड, तो ऐसी दूसरी वाली नोटिफिकेशन को इंडिपेंडेंट या मेन नोटिफिकेशन नहीं बल्कि से बोलते हैं सप्लीमेंट्री नोटिफिकेशन, बिकॉज ये पहली वाली नोटिफिकेशन के स्कोप को बता रही होती है। तो अगर हम बात करें कि दैट इज इफेक्टिव डेट ऑफ सप्लीमेंट्री एग्जामिशन नोटिफिकेशन, वो क्या होगी? जैसे इनवॉइस के साथ डेबिट नोट क्रेडिट नोट नहीं होते कि उसमें कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है तो उसको मैनेज करते हैं, ऐसी आपकी सप्लीमेंट्री नोटिफिकेशन होती है जो कि मेन नोटिफिकेशन को सपोर्ट दे रही होती है। छोटा सा इलस्ट्रेशन मैंने पकड़ा है, ये क्या है? पाइप्स। ये क्या है? पाइप फिटिंग्स। पाइप को जोड़ने के लिए, तोड़ने के लिए, मोड़ने के लिए पाइप फिटिंग्स कही जाती हैं। हुआ कुछ इस तरह से था कि यहां पर 1/1/2018 को गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन इश्यू करा कि पाइप्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। अब जो व्यक्ति पाइप फिटिंग में डील करते थे उनको यहां पर आ गई कंफ्यूजन कि क्या पाइप फिटिंग भी एग्जेम्प्टेड है या नहीं। अब यहां पर खेल आता इंटरप्रिटेशन का कि पाइप की इंटरप्रिटेशन क्या है, क्या पाइप के अंदर पाइप फिटिंग भी शामिल है या नहीं है। तो अगर मैं लेता हूं लिबरल इंटरप्रिटेशन तो भैया पाइप आ गई तो पाइप फिटिंग्स भी ऑब्वियस सी बात है उसी में कवर हो जानी चाहिए। लेकिन अगर मैं पढ़ता हूं लिटरल इंटरप्रिटेशन, स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन, नहीं पाइप मींस पाइप, जैसे पिंक मूवी में नहीं बताया था कि नो मींस सिर्फ नो होता है, वैसे करके यहां पर पाइप मतलब सिर्फ पाइप। कहां लिखा है पाइप फिटिंग इसके अंदर? दैट इज डिफरेंट थिंग। तो यहां सारा का सारा खेल इंटरप्रिटेशन का आ जाता है। तो जो जैसी जब तक इस पे कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आएगी तो ट्रेड यानी कि बिजनेसमैन जो अपने हिसाब से देखेगा वो वैसी इंटरप्रिटेशन यहां पे लेके टैक्स कोई भरेगा कोई नहीं भरेगा, दोनों प्रकार की बातें हो जाएंगी और चीजें कंफ्यूजन में चली जाती है। सो टू रिमूव दिस कंफ्यूजन, टू क्लैरिफाई अबाउट द स्कोप ऑफ द नोटिफिकेशन कि यार वो किस तरह से उसको पढ़ा जाए, गवर्नमेंट को यहां पर एक सेकंड नोटिफिकेशन डालनी पड़ेगी जिसको कि हम सप्लीमेंट्री एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन के नाम से जानेंगे। और गवर्नमेंट ने डाला कि ठीक है भैया पाइप जो है वो पाइप फिटिंग्स को भी शामिल करके चलेगी। अब सवाल ये उठता है कि ये नोटिफिकेशन जो आई है ये आई कब है? 1 जुलाई 2017 को आई है, ठीक है। लेकिन इसे इफेक्टिव हम कब से मानेंगे? क्या ये इंडिपेंडेंट है? जी नहीं। ये जो क्लैरिफिकेशन है ये तो इस नोटिफिकेशन के स्कोप को समझा रही है कि भाई उस दिन जो पाइप हमने बोला था 1 जनवरी 2018 को, वहां पाइप का मतलब क्या था वहां पाइप का मतलब क्या था वो बता रहे हैं भाई। तो दिस नोटिफिकेशन शुड बी इफेक्टिव फ्रॉम द डेट ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ द मेन नोटिफिकेशन। एम आई राइट? यस सर। तो वही यहां पे बताया जाता है कि इसकी भी जो डेट होगी इफेक्टिवनेस की वो होगी 1/1/2018। क्या देखा रे? हमने ये देखा कि मेन नोटिफिकेशन स्पेसिफिक डेट नहीं तो डेट ऑफ इश्यू, और सप्लीमेंट्री नोटिफिकेशन जो कि मेन नोटिफिकेशन का पार्ट होती है उसी के साथ चिपका के रखी जाती है। तो जिस दिन मेन नोटिफिकेशन आपकी इफेक्टिव हुई थी उसी दिन से हम इसको भी इफेक्टिव मानकर चलते हैं, ऐसी वाली बात बोलती जाती है। लेकिन सर अगर इन बिटवीन कंफ्यूजन वाले पीरियड में कुछ लोगों ने टैक्स भर दिया था तो उनका क्या? कोई बात नहीं, रिफंड मिल जाएगा। अब गवर्नमेंट कोई गुंडा थोड़ी ना, गद्दार थोड़ा ना कि भाई बजा आ गया सो आ गया, ऐसा नहीं है, ठीक है। हमने एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन डाली है तो ठीक है भाई आपका रिफंड क्लेम कर लेना। और जिन्होंने नहीं दिया सर, नहीं दिया तो बल्ले बल्ले। सर अगर उल्टा होता तो क्या होता कि मान लीजिए गवर्नमेंट कहती कि पाइप फिटिंग अलग है पाइप अलग है,
तो फिर क्या था कि इन बिटवीन जिन्होंने पेमेंट कर दिया, अच्छा, जिन्होंने पेमेंट कंफ्यूजन पीरियड में नहीं किया, उनसे यहां पर डिमांड कर दी जाएगी विद इंटरेस्ट। सिंपल सी बात है। यस सर। तो ऐसी वाली बात आपकी यहां पर लिखी हुई है, ये रहा एग्जम्पशन नोटिफिकेशन और ये आ गई एक्सप्लेनेशन। इसी तरह से होते हैं आपके कुछ एक स्पेशल ऑर्डर्स होते हैं। एग्जम्पशन नोटिफिकेशन, स्पेशल ऑर्डर लगभग एक जैसे हैं, एक जैसे प्रोविजंस दोनों के लिए बने हुए हैं। अंतर क्या आता है कि जो एग्जम्पशन नोटिफिकेशन है वो जनरलाइज्ड आती है, यूनिफॉर्मिटी के साथ सबके लिए आती है, लेकिन जो स्पेशल ऑर्डर होते हैं किसी खास के लिए होता है, ये किसी खास के लिए होता है, किसी पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया के लिए होता है। जैसे मान लीजिए किसी पर्टिकुलर एरिया में कोई बाढ़ आ जाती है, कोई त्रासदी हो जाती है, कोई और समस्या पड़ जाती है, तो वहां पर रहना सहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वहां के लोग आसपास के एरियाज में जाकर रहते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। तो ऐसे में सरकार क्या बोलती है कि ठीक है, 4 महीने के लिए हमें इस एरिया में जो भी होटल्स हैं, जो रेस्टोरेंट हैं, उनके ऊपर जीएसटी नहीं लगा रहे होते हैं। तो ऐसे करके कुछ स्पेशल एरियाज के लिए, स्पेशल क्लास ऑफ पर्सन्स के लिए गवर्नमेंट जब एग्जम्पशन देती है, दैट इज गिवन बाय वे ऑफ स्पेशल ऑर्डर। आई होप बात समझ में आ गई होगी। और बाकी दोनों प्रोविजंस कॉमन है, और ये जो क्लैरिफिकेशन थी ये दोनों के लिए कॉमन थी यहाँ पर आकर। ठीक साहब? हाँ सर, ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब गवर्नमेंट ने सेक्शन 11 को यूज करते हुए एक एग्जम्पशन नोटिफिकेशन डाली जिसका नाम है 12/2017, यानी कि जब जीएसटी आया था 2017 में, तो उसमें 12वें नंबर की जो नोटिफिकेशन थी वो आपकी यहां पर इश्यू कर दी गई है। और इसमें पहले बात कर रहे हैं हम दान और धर्म की। दान धर्म, ये एक ही कैटेगरी है, दान धर्म, दान और धर्म की, ऐसे करके मालिक। ठीक है जी। तो इसका चित्र ये रहा, मर्सी एंड ग्रेस चैरिटी। मुझे ये बताइए, ये नीड है या डिजायर है? सर इट्स ए नीड। तो ठीक है भैया, अगर ये नीड है तो यहाँ पर अपना जीएसटी नहीं लगाया जाएगा, ये नीड में आ जाता है। ठीक है जी। पढ़ के देखते हैं। सर्विस बाय एन एंटिटी। अच्छा, ये काम कौन करे? अगर ये काम एक ट्रस्ट करता है, वो भी रिकॉग्नाइज्ड ट्रस्ट करता है, तो क्या किया जाएगा? चैरिटेबल एक्टिविटीज अगर करता है तो एग्जम्पशन दे दी जाएगी। पर ध्यान दीजिए, हर कोई एक्टिविटी चैरिटेबल एक्टिविटी नहीं होती, सिर्फ 4 स्पेसिफाइड एक्टिविटी को ही चैरिटेबल एक्टिविटी यहां पर बोला गया है। 4 कौन कौन सी हैं सुन लीजिए। पब्लिक हेल्थ बाय वे ऑफ केयर एंड काउंसलिंग, उनको सलाह देना और देखभाल करना। किनको सलाह और देखभाल करना भाई साहब? ऑफ टर्मिनली इल पर्सन। आय हाय हाय, टर्मिनली मतलब बहुत ज़्यादा बीमार जो व्यक्ति होते हैं, जब डॉक्टर कहता है कि इनको दवा की नहीं दुआ की ज़रूरत है। पर्सन अफ्लिक्टेड विद HIV और एड्स, पर्सन एडिक्टेड टू नार्कोटिक्स ड्रग, यानी कि जो बेवड़े हैं ड्रग्स और अल्कोहल, यानी कि अगर मैं बोलूं तो गए काम से, मतलब जिनकी डेथ निश्चित है। देखिए, डेथ तो सबकी निश्चित है, सबको एक दिन जाना है यहाँ से, लेकिन इनकी फिक्स हो चुकी कि नियर फ्यूचर में ये चले जाएंगे गए काम से। तो जो ट्रस्ट इनके लिए एक्टिविटी कर रहा है, उससे ये इनकी मृत्यु को तो नहीं टाल सकता है, लेकिन हाँ, एक हंसते खेलते आसान मौत उनको मिलनी तो ही है, लेकिन वो लास्ट मोमेंट पर एक हाथ बढ़ा रहे हैं, एक सहारा दे रहे हैं कि ठीक अपने आखिरी दिनों में ये व्यक्ति ठीक से अपना कर सके, वैसे करके। ठीक है। दूसरा, पब्लिक अवेयरनेस, कि इस तरह की कैटेगरी में और लोग भर्ती ना हो जाएं, उसके लिए अवेयरनेस लेकर आना। ठीक है, कि भैया ड्रग्स वगैरह नहीं लेना चाहिए, नशा नाश का दूसरा नाम है ना, और HIV एड्स वगैरह से बचने के जो उपाय होते हैं, 4 उपाय सब जानते हैं, तो भाई उनको प्रचार प्रसार करके लाना। तो ये एक्टिविटी भी एक चैरिटेबल एक्टिविटी में आती है। ठीक है। अच्छा जी, आगे है एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी और योगा। अपने किसी धर्म विशेष का प्रचार प्रसार करना एक मौलिक अधिकार में आता है। तो रिलीजन हो, आध्यात्म हो, स्पिरिचुअलिटी या योगा हो। जैसे मान लीजिए बाबा रामदेव का जो पतंजलि योगपीठ एक ट्रस्ट है, और वहाँ से ये अपना जो योगा के कैंप वगैरह लगते हैं, उनकी जो फीस जाती है, उस फीस पर जीएसटी नहीं लगाया जाता है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे, जय महाकाल। ये महाकाल का है, जय महाकाल। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आगे आइए मालिक। एडवांसमेंट ऑफ, बढ़ावा देना, प्रमोट करना, किस चीज को? एजुकेशनल प्रोग्राम्स या और स्किल डेवलपमेंट रिलेटिंग टू, मतलब शिक्षा वगैरह को बढ़ावा देना, स्किल्स को बढ़ावा देना। किनके? अबेंडेंट, ऑफेंड और होमलेस चिल्ड्रन, बेसहारा बच्चे,
सहारा बच्चे जो हो गए उनकी बात कर रहे हैं, बच्चों की बात कर रहे हैं, उनके एजुकेशन को आगे लेकर आना, उनमें जो टैलेंट है उस टैलेंट को बाहर निखारने के लिए एक्टिविटी करना। अगर कोई ट्रस्ट ऐसा काम करता है तो वाकई एक चैरिटेबल एक्टिविटी है। फिजिकली और मेंटली अब्यूज्ड एंड ट्रोमोटाइज्ड पर्सन, यानी कि जो चोट खाए हुए व्यक्ति होते हैं, जैसे कि धमाल मूवी में देखा है, शब्बो तुम कहां चली गई शब्बो, तो ऐसे लोगों को केयर एंड काउंसलिंग करना कि बेटा कोई बात नहीं, जिंदगी बहता पानी है, ये नहीं तो कोई और सही, और नहीं तो कोई और सही, बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। जीवन में ज्यादा सीरियस होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मजा सिर्फ 3 लोग ले सकते हैं, जीवन का आनंद 3 लोग। नंबर 1 साधु जो हिमालय पे है, नंबर 2 पागल, और नंबर 3 बच्चे। तो हिमालय पे हम जा नहीं सकते, अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं मजे लेने के लिए, इधर बच्चा और पागल। लेकिन अगर इन दोनों का ब्लेंड बन जाओ, थोड़े बच्चे थोड़े पागल, तो शायद जीवन जीने में मजा कुछ और ही आ जाएगा। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे, करके देखना बड़ा अच्छा लगता है। ज्यादा सीरियस रहने की आवश्यकता नहीं होती, सीरियस लोग आईसीयू में होते हैं। तो जो व्यक्ति के शब्द तुम कहां चली गई, अरे कहां क्यों ढूंढ रहा शब्द, गई तो गई, कुछ और देख, तो वैसे करके है। तो फिजिकली और मेंटली अब्यूज्ड एंड ट्रोमोटाइज, चोट खाए हुए पर्सन की ये धोखे, प्यार के धोखे सहे हैं मैंने रो रो के। आगे हैं प्रिजनर्स, कैदी हो गए। अताउल्ला खां ओरिजिनल डाल के देखना, तो वहां पर जो व्यक्ति बताते हैं कि उन्होंने जेल में ये वीडियो रिकॉर्ड किया था कि मुझको दफना कर वो जब वापस जाएंगे, और पर्सन ओवर द एज ऑफ 65 ईयर्स, अच्छा 65 साल से ओवर द एज ऑफ 65 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं, रिजाइडिंग इन रूरल एरिया, शहरी नहीं ग्रामीण, गांव में रहने वाले जो ग्रामीण बुजुर्ग हैं, उनकी शिक्षा और स्किल्स को बहाल लाना। अब मुझे समझ नहीं आता 65 साल के बाद कौन सा टैलेंट रह जाता है जिसे बहाल लाने की बात कर रहे हैं, पर स्टिल ये एक चैरिटेबल एक्टिविटी यहां पर बताई गई है। तो बच्चों की बात हो गई, बुजुर्गों की बात हो गई, है ना, और चोट खाए हुओं की बात हो गई, कैदियों की बात हो गई, वैसे करके है। एंड आखिर में है प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट इंक्लूडिंग वाटरशेड, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, यानी कि जो बचाओ बचाओ के ढेर सारे प्रोग्राम्स चलते रहते हैं। आपने देखा होगा कि जंगल बचाओ, शेर बचाओ, पानी बचाओ, मुझे बचाओ, बचाओ बचाओ, इंसानियत बचाओ, जल ही जीवन है, कल जल है तो कल है, ये सब आपके यहां पर एग्जेम्प्ट कर दिए जाते हैं। ये इंक्लूडिंग है कि ये भी, मतलब इसके अलावा कुछ और भी हो सकते हैं, यमुना बचाओ, तो ये सब जितने भी प्रोग्राम्स हैं आपके जो ट्रस्ट के द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं, तो इसके बदले ट्रस्ट को जो भी पैसा आता है उस पर जीएसटी की बात नहीं करी जाएगी। तो उनको समराइज किया है मैंने यहां पर आकर, कैसे भला। चैरिटेबल एक्ट है ये अपना, हो गया जी, ट्रस्ट हो गया रिकॉग्नाइज्ड। तो पहला था केयर एंड काउंसलिंग, जो गए काम से, है ना, नियर टू डेथ हैं और लोग इस तरह की कैटेगरी में ना आए, उनके लिए यहां पर एक अवेयरनेस प्रोग्राम की बात हमने कर दी है। दूसरा एडवांसमेंट स्पिरिचुअलिटी, योगा और रिलीजन एंड एजुकेशनल स्किल डेवलपमेंट ऑफ बेसहारा बच्चे, ग्रामीण बुजुर्ग, चोट खाए हुए कैदी, यमुना बचाओ, से पानी बचाओ, ये बचाओ। तो 4 प्रकार की एक्टिविटीज चैरिटेबल एक्टिविटी हैं। अब कोई 5वें नंबर की एक्टिविटी आएगी तो चाहे वो कितना ही नेक काम क्यों ना हो, पर मैं बता दूं वो आपका यहां पर चैरिटेबल एक्टिविटी का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी एरिया में कोई त्रासदी हो जाती है, कोई नेचुरल क्लेमिटीज हो जाती हैं और वहाँ लोग बेघर हो जाते हैं, तो उन अगर एक ट्रस्ट है जो कि उन लोगों का घर बसाने का काम करता है, आई एम नॉट बसाना, बट घर बसाने का मतलब कुछ और हो जाता है, घर बनाने का काम करता है, तो क्या ये एक एक्टिविटी चैरिटेबल एक्टिविटी, एक काम तो बहुत ही नेक है, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं है। क्यों नहीं है, होना चाहिए था सर जी, था। ऐसे ही तो एक एग्जांपल दिया, 50 एक्टिविटी तुम ऐसे निकाल दोगे जो दिखने में नेक लगेंगे कि सर ये भी चैरिटेबल एक्टिविटी होनी चाहिए थी। तो सर्विस टैक्स के टाइम पर आज से 10-12 साल पहले गवर्नमेंट एक प्रोविजन लेकर आई थी और उस प्रोविजन में लिखा हुआ था इसी तरह का, ये लाइन थी, यही लाइन थी, और यहां पर एक 5th पॉइंट और लिखा हुआ था, उसमें लिखा था एनी अदर एक्टिविटी। और इस एनी अदर एक्टिविटी की लोगों ने इतनी धज्जियां उड़ाई कि गवर्नमेंट ने कहा कि भैया माफ करो। अब जो भी काम हो रहा है सब एनी अदर एक्टिविटी में आ रहा था। मैं भी कह रहा हूं कि भैया मेरी क्लासेस अपनी चल रही हैं और क्लासेस मेरी चल रही हैं एंड एक ट्रस्ट बनाऊंगा कि भैया तुम पैसा ट्रस्ट को दीजिए, ट्रस्ट ये आपको कंडक्ट कर रहा है, तो बीच में ट्रस्ट को डालकर इन चीजों को एग्जम्प्ट करने की लोग कोशिश करने लगे। तो गवर्नमेंट ने कहा ऐसी की तैसी में जाओ। सर्विस टैक्स के टाइम पर ये पॉइंट काट दिया था और अब तो लर्निंग इफेक्ट गवर्नमेंट ले चुकी है, तो जीएसटी में ऐसा कोई नया पॉइंट डालकर वो गलती करने वाले नहीं है। तो ये था आपका दान धर्म का पॉइंट। आगे बात करते हैं, कुछ रेंटिंग की बात कर रहे हैं और
रेंटिंग की बात कर रहे हैं और कुछ एक सेरेमनी की बात यहां पर की जाएगी। क्या बोलते हैं? सर्विस बाय अ पर्सन बाय वे ऑफ कंडक्ट ऑफ रिलीजियस सेरेमनी। जयकारा शेरावाली का, बोल साचे दरबार की जय, दरबार की जय। आज चौधरी साहब के यहां पर माता रानी आई हुई हैं और यहां जागरण की ये रात है और माता का जगराता है और चलो बुलावा आया है और माता ने बुलाया है। जागरण पार्टी 1.5 लाख रुपए ले रही है रात के, एक रात जागरण करने के लिए। बताइए क्या यहां पर जीएसटी लगना चाहिए? धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ये भारत देश ही ऐसा है जहां पर ये बोला जाता है कि विश्व का कल्याण हो। हम सिर्फ अपने कल्याण की बात नहीं करते, हम विश्व का कल्याण हो। अगर ऐसी भावना आप अपने अंदर रखोगे ना, आप अंदर से खुश रहोगे ऑलवेज। सेल्फिशनेस छोड़ दीजिए, दुनिया के बारे में सोचिए, सबका उद्धार कैसे कर सकते हो? तुम धरती पर आए हो, तुम क्या कर सकते हो? तुम इस नेचर को क्या दे सकते हो? नेचर तुम्हें क्या क्या दे रहा है पता नहीं, लेकिन तुमने क्या दिया? कुछ भी नहीं। तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। कभी सोच कर देख रहे, इस नेचर से इतनी ताकत मिलती है, इतनी ताकत मिलती है कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। तो कंडक्ट ऑफ रिलीजियस सेरेमनी की हम लोग यहां पर बात कर रहे थे कि अगर कोई जगराता वगैरह किया इस तरह से किया जाता है, या जो प्रवचन दिए जाते हैं, श्रीमद् भागवत गीता का पाठ होता है, ऐसी कोई रिलीजियस सेरेमनी कंडक्ट करी जाती है, तो वहां पर आपका जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। इसके साथ साथ दूसरा ये है कि मान लीजिए कोई रेंटिंग की जा रही है किसी धार्मिक प्लेस की, जो आपके रिलीजियस प्लेसेस होते हैं, तो उसकी रेंटिंग अगर की जा रही है, जैसे कि आप जब किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में जाते हैं तो गुरुद्वारे में रूम भी मिल जाते हैं, उनके जो कैंपस के अंदर वो दुकानें भी होती हैं, प्रसाद की दुकानें होती हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा जाइए, वहाँ पर देखेंगे कि प्रसाद की दुकानें हैं, बांसुरी की दुकानें हैं, मूर्तियों की दुकानें हैं। वहीं अंदर ही हॉल भी होते हैं इनके पास में, जहाँ पर कि कोई प्रवचन, कथा वगैरह करवाए जा सकते हैं। तो हॉल किराए पे दिए जाते हैं, दुकानें किराए पर दी जाती हैं, रूम किराए पर दिए जाते हैं। उन पर जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा? धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, पहले तो गवर्नमेंट ने बोल रखा था शुरुआती दौर में कि ठीक है, इनको एग्जाम्प्ट कर दिया जाएगा, लेकिन फिर इन्होंने थोड़ी सी एक लिमिट लगा दी है। कि लिमिट क्या लगाई है, सुनिए जरा। लिमिट में बोलते हैं कि रूम किस तरह से दिया जाता है? पर डे के हिसाब से किराए पे दिया जाता है। तो कह रहे कि अगर यहाँ पर किराया 999 तक का है तो चलेगा, एग्जाम्प्ट होगा, लेकिन जैसे 4 डिजिट में किराया आया उस पर जीएसटी लगा दिया जाएगा पूरी वैल्यू पर। अगर 1100 कमरा तो 1100 पर जीएसटी लगेगा। बिकॉज टेक्निकली सोच लीजिए, अगर 1100 कमरा हुआ, क्या एग्जाम्पशन में फॉल करेगा? बाबा की बूटी पे दिमाग लाइए, और 5वें बॉक्स पे खड़े हुए हैं, गेट पे खड़े हुए हैं, वहां से अगर कोई चीज़ एग्जाम्प्ट नहीं हुई तो यानी 5वें गेट से बाहर नहीं गई तो उसको टेस्ट किया जाएगा 6वें बॉक्स पे लाकर, वहां उसका वैल्यूएशन किया जाएगा और वहां से पूछेंगे कि व्हाट इज द प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल, और वह चिक चिक कर बोलेगी प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल है 1100 रुपये। वो पूरा का पूरा टैक्सेबल वहां पर आकर हो जाएगा। तो साइंटिफिकली सोचिए, ना कि रट्टा मारिए। तो इतने तक है तो एग्जाम्प्ट है। हॉल जो होते हैं वो भी पर डे के हिसाब से किराए पर दिए जाते हैं। तो हॉल का किराया अगर 4 टाइम 9,999 रुपए तक का है तो एग्जाम्पशन में आ जाएगा, वरना उस पर पूरे अमाउंट पर जीएसटी लगा दिया जाएगा। जो दुकानें होती है वो पर मंथ के हिसाब से किराए पर दी जाती हैं। तो अगर उनका किराया 9,999 तक का है तो एग्जाम्पशन है, वरना फुल वैल्यू यहां पर टैक्सेबल करा दी जाएगी। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। तो क्या लिखा था यहां पर आकर मालिक? रेंटिंग ऑफ द प्रिसिंक्ट्स जो है ऑफ द पब्लिक रिलीजियस प्लेस, पब्लिक रिलीजियस प्लेस, सार्वजनिक हो, जहां कोई भी आता जाता हो, ओन्ड और मैनेज्ड बाय चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट। तो ऑब्वियस सी बात है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, इन सब के पीछे ट्रस्ट ही बने हुए होते हैं, तो वो इसको चलाते हैं। श्राइन बोर्ड हो गए, जैसे माता वैष्णो देवी, तो वहाँ पर भी तो हमें कमरे मिलते हैं ना, कि लक्ष्मी भवन में है, कि गौरी भवन में है, तो वहाँ पर जैसे भवन बने हुए हैं तो किराया भी इसी लिमिट में आता है। आप देखते हैं, जानते हैं कि नॉर्मली सारे के सारे एग्जाम्प्ट ही होते हैं वैसे करके। तो ये काफ़ी बड़ा अमाउंट यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये एग्जाम्पशन मिल जाती है। तो दान धर्म की बात हमारी चल रही है, धर्म की बात हो चुकी है, और आगे नंबर आता है आपका रिलीजियस सेरेमनी का। क्या रे? रिलीजियस जर्नी का। तो 2 यात्राओं को इन्होंने यहाँ पर रखा हुआ है, जैसे कि एक हिंदू धर्म की, एक मुस्लिम धर्म की है। इसमें आ जाता है अपना, जैसे अगर मैं हिंदू धर्म की बात करता हूँ तो कैलाश मानसरोवर की यात्रा। ये 2 यात्राएं वो हैं जो कि विदेश में हैं, यहाँ नहीं विदेश में हैं। कहाँ पर हैं जी? ये अपनी चाइना में हो गई, और मक्का मदीना ये सऊदी अरब में अपना हो जाता है हज यात्रा। तो यहाँ पर जाने के लिए जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं, ये है KM, कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड। क्या बोला रे? कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड।
तो ये जो अथॉरिटी है ये एक तरह से टूर ऑपरेटर का काम करती है। तो जो भी कंसिडरेशन दैट इज गिवन बाय द पर्सन हु इज गोइंग टू कैलाश मानसरोवर यात्रा, तो वो यहां पर एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। इसी प्रकार से जो एडमिन बॉडी है हज यात्रा के संबंध में, वो होती है हज कमेटी। हज कमेटी सिचुएटेड एट 2 लेवल, सेंट्रल लेवल एज वेल एज स्टेट लेवल। तो जिसके थ्रू भी आप जा रहे हैं तो वहां पर भी आपका जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। तो 2 धार्मिक यात्राओं को यहां पर एग्जाम्प्ट किया गया। किसी तीसरी धार्मिक यात्रा को, जैसे गुरुद्वारा पाकिस्तान में अभी नहीं, अभी वो यहां पर इंक्लूड नहीं, करतारपुर शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो अभी यहां पे शामिल नहीं किया गया। अभी सिर्फ 2 ही बातें यहां पर कर रखी हैं। ठीक है जी। तो ये हो गई दान धर्म की बातें, 3 बात हमारी हो जाती हैं। और एट द एंड मेरे पास एक सिंगल चार्ट समरी है। जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो चार्ट समरी में आपको दिखाऊंगा। एक सिंगल चार्ट के अंदर इन सारी चीजों को मैंने याद भी कराने का प्रयास किया। एट ए ग्लांस आपको सारी की सारी 100+ एग्जाम्पशन देख सकते हैं। ठीक है सर जी, लेकिन वो दिखाऊंगा मैं एट द एंड ऑफ द क्लास, मतलब एट द एंड ऑफ द चैप्टर। तो ये रेंटिंग की बात हो गई एंड रिलीजियस जर्नी की बात हमारी हो जाती है। दान धर्म के बाद अब अगला नंबर आता है एजुकेशन का। क्या बोलते हैं एजुकेशन में, आके सुनिए जरा। तो यहां पर बोले गए हैं सर्विसेज बाय वे ऑफ कलेक्टिंग और प्रोवाइडिंग न्यूज बाय एन। अच्छा एक बात बोलूं मैं आपको, ये आपको जो लैंग्वेज है ये बाई बड़ी बात, इधर सामने आंखों में आंखें डाल के देखो मेरी, में इधर स्ट्रेट, कमर सीधी। मैं खड़ा रहता हूं सिर्फ इसलिए कि तुम ना बैठ जाओ, तुम सो ना जाओ, क्योंकि मैं खड़ा हूं तो तुम कम से कम बैठे रहोगे। अगर मैं बैठ गया तो तुम लेट जाओगे, इसलिए मैं कभी बैठता नहीं। मैं स्टूल मेरे पास में भी रखा, और तुम लेट मत जाना यार, कमर सीधी, स्ट्रेट। यस, जवानों की तरह, बूढ़े नहीं होगे तुम अभी से, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहे हैं सर्विसेज बाय वे ऑफ कलेक्टिंग और प्रोवाइडिंग न्यूज बाय एन इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, ओके, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया वगैरह और वगैरह। चलिए बात करते हैं ये क्यों एग्जाम्पशन यहाँ पर दी, उसका लॉजिक मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर मान लीजिए आपका न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया है, न्यूज़पेपर आगे बन के जाता है। यस सर, न्यूज़पेपर पर कोई जीएसटी नहीं है। हालांकि न्यूज़पेपर एक गुड्स है, तो जब हम गुड्स वाले सेक्शन को देखते हैं, इवन दो नॉट ए पार्ट ऑफ योर सिलेबस, बट मैंने देखा तो उस पर जीएसटी नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि खबरें कम से कम दामों तक आप तक पहुंचनी चाहिए। जब आप बचपन में थे तब भी न्यूज़पेपर 2-3 रुपये का आता था, आज भी न्यूज़पेपर 2-3 रुपये का ही आता है। इस पर कोई महंगाई का असर नहीं पड़ा है, सब पे पड़ गया, न्यूज़पेपर पे नहीं पड़ा। तो कहती है गवर्नमेंट कि भाई आपका ये एग्जेम्प्टेड है। इससे संबंध में जो भी ट्रांसपोर्टेशन वगैरह की एक्टिविटी है ना न्यूज़पेपर में, वो भी सबके सब एग्जेम्प्टेड हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल इस पर कोई किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगाया जा सकता है। पुराने टाइम के अंदर भी कोई वैट वगैरह ये सब नहीं इस पर लगाए जाते थे। ठीक है जी। अब यहाँ पर क्या है कि जो न्यूज़ पेपर वाले हैं, जो टाइम्स ऑफ इंडिया वाले हैं मान लीजिए, तो ये इनके पास खबरें कहाँ से आती हैं? खबरें आती हैं या तो जर्नलिस्ट लेकर आते हैं, या फिर जो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है या जो यूएनआई है, जो न्यूज़ बैंक हैं बेसिकली, वहाँ से इनको न्यूज़ मिलती है। तो अब जो जर्नलिस्ट होते हैं वो 2 तरीके के हो सकते हैं। नंबर 1 इंडिपेंडेंट, यानी कि लाइक जो सैलरीड है, जो इनका एम्प्लॉय है, या जर्नलिस्ट अपना सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकता है। अगर इनका एम्प्लॉय बन जाता है तो उसको मिलने वाला जो पैसा होगा वो सैलरी कहा जाएगा, और सैलरी कहा जाएगा तो गेट नंबर 2 से आउट हो जाएगा, रूट ही नहीं जमाई जाएगी। गेट नंबर 2 से बाहर होना, सप्लाई ही ना होना, मतलब किसी प्लांट की रूट ही नहीं बनने दी। रूट नहीं बनी तो आगे निकलेगा क्या उसमें से? लेकिन जिनको हम यहाँ से एग्जाम्पशन से बाहर निकाल रहे हैं तो मतलब वो सप्लाई तो रहे हैं, उनकी रूट तो बन गई है, लेकिन अब यहाँ से आके हम उसको ट्रिम कर रहे हैं, एग्जेम्प्ट कर रहे हैं, काट रहे हैं। तो जैसे बाल नहीं होते किसी व्यक्ति के, किसी व्यक्ति के बाल झड़ गए, खत्म, मतलब जड़ से ही जड़ी निकल गई, एकदम साफ चिट टकला बन गया है, तो अब उसके बाल नहीं आएंगे, आएंगे ही नहीं, क्योंकि जड़ ही नहीं है। और जैसे आप हैं, आपने गर्मियों के टाइम पर कभी कभी होता पूरा सीधा उस्तरा रखवा दिया, बाल तो हैं, रूट भी हैं, लेकिन पूरा साफ करा दिया, है ना। कुछ समय बाद क्या हुआ कि बाल फिर से उगाएंगे क्योंकि जड़ें उसके अंदर हैं। ऐसे ही यहां पर होता है। सप्लाई ना बनने देने का मतलब होता है कि आपने जड़ उखाड़ कर फेंक दी, अब काम ही खत्म। और सरकार उनकी जड़ उखाड़ के फेंकती है जहां सरकार को लगता है कि भाई ना तो जीएसटी लेना है और ना भविष्य में कोई हमारी ऐसी योजना है, तो उसकी जड़ी निकाल कर फेंक दी। जैसे कि मॉर्चरी सर्विस हो गई, ना ले रहे ना लेने की कोई उम्मीद है आगे, तो जड़ी निकाल दी।
लेकिन जहां पर सरकार को लगता है कि ठीक है आज तो जीएसटी नहीं ले रहे हैं बट इन फ्यूचर दैट मे बी चांसेस हैं, तो रूट जमा के रखिए और यहां से ट्रिम करते रहते हैं, उसको एग्जम्प्ट करते रहते हैं। जिस दिन सरकार एक किसी भी सर्विस के संबंध में एग्जम्पशन नोटिफिकेशन को विड्रॉ कर लेगी उसी दिन वो चीज टैक्सेबल हो जाएगी, वैसे करके बोल दिया जाता है। तो इसकी तो जड़ से निकाल के फेंक रखा है इसको, क्योंकि सैलरी है, सैलरी पे कभी जीएसटी होता ही नहीं है। जो ये वाला है तो इस पर जीएसटी लगाऊं या ना लगाऊं, इस पर जीएसटी लगाऊं या ना लगाऊं। अगर मैंने यहां पर जीएसटी नहीं लगाया तो देखिए आईटीसी तो इनको मिलना है नहीं। जब आईटीसी नहीं मिलेगा मेरे बच्चा, जब आईटीसी नहीं मिलेगा तो कॉस्ट का पार्ट बनेगा, और कॉस्ट का पार्ट बनेगा तो अल्टीमेटली ये वाला जो जीएसटी है यहां जो लग गया ये यहां जाकर हिट कर जाएगा। तो जब हमारा ऑब्जेक्टिव है कि न्यूज़पेपर सस्ते से सस्ते दामों पर जाना चाहिए, तो हम इनपुट साइड के जीएसटी को भला उसका कॉस्ट का पार्ट कैसे बढ़ने देंगे। इसलिए गवर्नमेंट ने कहा ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ऐसी की तैसी में जान दो। तो आउटपुट पे तो है ही नहीं, यहाँ पर भी हमने जीएसटी को खत्म कर दिया। आई होप बात समझ में आ गई होगी। तो कौन सा लॉजिक लग गया, कभी कभी आईटीसी के जो इश्यूज आ जाते हैं वो लॉजिक्स हमें यहाँ पर रखने पड़ते हैं। आप चाहो तो लिख सकते हो या कहोगे तो एट द एंड में इकट्ठा लिखवा दूंगा आपको। तो यहाँ पर आया लॉजिक के अंदर यहाँ पर आया था आईटीसी का इश्यू आया था, इस चक्कर में यहाँ पर ये बात अपनी करी गई है। ओके सर जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड सर इनका क्या था, इनमें ये नीड थी भाई साहब, ये नीड के चक्कर में, क्योंकि मैंने बेस दिए ना आपको, ध्यान है ये वाले बेस, मैं इनकी बात कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि हर सर्विस के साथ में बेस लिख के चलूँ ताकि आपको रिकॉलिंग में कोई दिक्कत ना हो कि कौन से बेस की वजह से वो एग्जेम्प्ट किया गया है। तो ये एक नीड थी बेसिकली, ये भी एक नीड में ही आता है एंड ये भी एक नीड ही था, धार्मिक चीज़ें हैं। ये आईटीसी इशू की वजह से एग्जेम्प्ट यहाँ पर किया गया है। उसके बाद में आता है आपका लाइब्रेरी। लाइब्रेरी होती है दो तरह की, एक पब्लिक होती है जहाँ कोई भी आता जाता है, और एक प्राइवेट होती है यहाँ कोई आता जाता ना हो। तो एक वैसी होती है, मतलब प्राइवेट का मतलब हो गया कि लिमिटेड लोगों की एक्सेस होती है उसमें, जैसे स्कूल की कॉलेज की लाइब्रेरी हो गई कि उसी स्कूल या कॉलेज के जो बच्चे हैं वही उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो जो पब्लिक लाइब्रेरी है उसको अलग से इन्होंने यहाँ पर एग्जेम्प्ट किया हुआ है, क्योंकि पढ़ेगा तभी तो बढ़ेगा इंडिया, है ना। एजुकेशन की बात कर रहे हैं यार, और दान धर्म शिक्षा स्वास्थ्य खेल सरकार, आई मीन टू से रोटी कपड़ा मकान शिक्षा और स्वास्थ्य है। तो जो शिक्षा है वो तो नीड में आता है ना, बेसिक नीड में आता है भैया, तो बड़ा एग्जाम्पशन क्यों ना देंगे। तो यहाँ जो आपकी पब्लिक लाइब्रेरीज हैं उनको यहाँ से एग्जाम्प्ट कर दिया जाता है। व्हाट अबाउट प्राइवेट लाइब्रेरीज, स्कूल की जो लाइब्रेरी हैं वो भी एग्जाम्प्ट है, लेकिन उनके लिए एंट्री दूसरी है। वो जो स्कूल और कॉलेज की जब बात करेंगे ना तो उनकी स्कूल कॉलेज की सर्विस के साथ उसको हम एग्जाम्प्ट करके चलेंगे। तो ये तो अपना एग्जाम्प्टेड है ही है, और अदर देन जो हैं वो भी आपकी एग्जाम्प्टेड है, उसके लिए ये नेक्स्ट सीरियल नंबर में ये बात लिखी मिलेगी ऐसे करके यहाँ। तो इसमें क्या बोलते हैं, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाई, सर्विस दी जा रही है किसके द्वारा, इनके द्वारा। और तो वहाँ पर जीएसटी का सीन क्या रहेगा, यहाँ हमें दोनों तरफ देख के चलना पड़ेगा कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वो सर्विस दे रहा है या ले रहा है, देने पर भी एग्जम्पशन होंगी, लेने पर भी एग्जम्पशन होगी। जो इनवर्ट सप्लाई हैं उनको एग्जाम्प्ट इसलिए करते हैं क्योंकि आउटपुट में तो हमने बोल दिया कि ठीक है पड़ेगा तभी तो बढ़ेगा इंडिया, तो शिक्षा को सस्ता रखो, लेकिन अगर पीछे से कुछ ना रोकथाम करी तो पिछला वाला जो टैक्स है वो यहाँ पे आके हिट मारेगा और फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर ये कॉस्ट बढ़ जाएगी आपकी। तो आउटपुट ना सही लेकिन इनपुट टैक्स कॉस्ट का पार्ट बनेगा, जो कि नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हमें इनपुट आउटपुट दोनों साइड में सोचना पड़ता है। अब आपको देखना यहाँ पर यह है कि क्या नीड है और क्या यहाँ पर डिजायर है, इस बाकी कॉल आपको यहाँ पर लेनी पड़ेगी मालिक। ठीक है सर, देखते हैं क्या बोलता है। यहां पर कह रहे हैं मेरे भूरा, देखिए पहले बात करते हैं स्कूल्स की हम लोग, ठीक है। हालांकि जो इमेजेस हैं वो ऐसे ऐसे करके आ रही हैं स्कूल की, यहाँ इसकी यहाँ स्कूल है, प्लेवे से लेकर, है ना, जहाँ बच्चा घूमने फिरने जाता है, प्लेवे पढ़ने नहीं जाता, वो थोड़ा सा ये कि माँ से बच्चा थोड़े समय के लिए दूर रह सके, इसलिए प्लेवे का कॉन्सेप्ट डेवलप किया जाता है। तो प्लेवे से लेकर 12th तक का जो स्कूलिंग है वो अपनी यहाँ पर आएगी, और उसमें लिखा हुआ है सर्विसेज टू SFS, मतलब स्टूडेंट फैकल्टी और स्टाफ। जो शॉर्ट फॉर्म है उनकी फुल फॉर्म नीचे लिखी हुई है, स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ, जो भी शॉर्ट फॉर्म है सबकी फुल फॉर्म नीचे है। स्टूडेंट फैकल्टी और स्टाफ को जो सर्विसेज यहाँ पर दी जा रही हैं उन पर अपना जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। अब ये बात तो हो गई। दूसरा क्या कि मान लीजिए एक स्कूल है जिसने कि एंट्रेंस टेस्ट ले रहे हैं बच्चों का, उसके बाद सिलेक्शन होगा कि कौन कौन बच्चा इस स्कूल में एडमिशन ले पाएगा। तो एंट्रेंस टेस्ट की जो फीस ली गई है क्या उस पर जीएसटी आएगा कि नहीं आएगा।
क्वेश्चन इसलिए आया है क्योंकि जो बच्चा एंट्रेंस के लिए पैसा दे रहा है वो अभी उस स्कूल का स्टूडेंट नहीं बना है अभी वो उस स्कूल का। लेकिन ऊपर जो लैंग्वेज थी वो ये थी कि सर्विस टू द स्टूडेंट, फैकल्टी और स्टाफ। तो व्हाट अबाउट द सेम, तो यहाँ पर स्पेशली अलग से बोला गया है कि जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन फी है, भले ही वो प्रोस्पेक्टिव आगे आने वाला बच्चा हो भी सकता, नहीं भी स्टूडेंट बन भी सकता, नहीं भी बन सकता, लेकिन उसको भी हम यहाँ पर एग्जेम्प्ट करके चल रहे हैं। अच्छा, ये जो बात आती है सर्विस टू स्टूडेंट, फैकल्टी, स्टाफ, इसमें कौन कौन सी सर्विस आ जाती है भैया? एजुकेशन दी जा रही है वो भी आ जाती है भैया, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दी जा रही है वो भी आ जाती है भैया जी, लाइब्रेरी की सर्विस होती है वो भी आ जाती है। तो यहाँ पर जो लाइब्रेरी वाला पॉइंट लिखा था ना, ये वाला जो था मैंने बोल दिया एग्जेम्प्ट, तो ये इस पॉइंट की वजह से यहाँ पर एग्जेम्प्ट हुआ है। ठीक है जी, तो यहाँ पर कोई भी सर्विस आ सकती है जो कि स्टूडेंट, फैकल्टी और स्टाफ को दी जा रही है। ठीक, डन। आगे बोलते हैं, ऐसे यहां पे लिखा है, कॉलेज के लिए भी लिखा हुआ है कि सर्विस अगर दी जा रही है स्टूडेंट, फैकल्टी, स्टाफ को, या फिर एंट्रेंस एग्जामिनेशन फी ली जा रही है, उसको भी एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। और यही बात जो हमारे डिप्लोमा कोर्स रन कराने वाले होते हैं, लाइक NIIT हो गया या और कोई इस प्रकार के डिप्लोमा इंस्टीट्यूट हो गए मालिक, तो वहां पर भी हम इस प्रकार के एग्जामिनेशन को देके चलते हैं, जहां पर ये लिखा हुआ है कि भाई क्या लिखा है सर जी, जहां पर लिखा हुआ है ऐसे करके कि जो सर्विस टू स्टूडेंट, फैकल्टी, स्टाफ है, एंट्रेंस फी है, इसको हम अपना एग्जाम्प्ट करके चलते हैं। तो तीनों के लिए प्रोविजन यहां पर कॉमन सा अपना दिया हुआ है। अब इसमें जो अंतर आता है वो इनवर्ड साइड में अंतर निकल के आता है। और क्या लिखा हुआ है आइए वो देखते हैं। यहां पर आकर स्कूल के लिए कह रहे हैं TCS की जो सर्विसेज हैं, TCS क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन है, केटरिंग है, और एस मतलब सिक्योरिटी एंड हाउसकीपिंग लिखा है नीचे, ये देखो, ट्रांसपोर्ट है, केटरिंग है, इंक्लूडिंग मिड डे मील सरकार जो देती है, सिक्योरिटी एंड हाउसकीपिंग बोले तो TCS। अब एक बात बताइए, TCS की जो सर्विस है ट्रांसपोर्टेशन वगैरह की, स्कूल के लिए नीड है कि डिजायर है? छोटे बच्चे सर जी नीड है, चाहिए। अगर नीड है तो GST इस पर नहीं आएगा। ठीक है। दूसरा, जो एंट्रेंस या फाइनल एग्जाम जो हमारे होते हैं उससे रिलेटेड जो सर्विसेज ले रहे हैं, अब एंट्रेंस या फाइनल एग्जाम सबके लिए जरूरी होते हैं, तो जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वो बाहर से किसी से पेपर सेट कराया, किसी से पेपर चेक कराया, किसी के प्रोमाइस में एग्जाम कंडक्ट कराए, जैसे ICI करवाता है स्कूल्स में, तो एग्जाम संबंधी सर्विसेज जो ले रहे हैं, ये नीड है या डिजायर है? नीड है तो इसको भी एग्जेम्प्ट किया जाएगा। आगे एजुकेशनल पीरियोडिकल्स, ये अपने ऑनलाइन वाले हैं, तो क्या छोटे छोटे जो बच्चे हैं, क्या इनको मंथली जो जर्नल्स वगैरह होते हैं वो सब देखने की जरूरत पड़ेगी? अरे वो अपनी किताबें पढ़ लें वही बहुत है। तो ये स्कूल के लिए, छोटे बच्चों के लिए जरूरी नहीं है, इसलिए इस पर GST लगा दिया जाएगा। यही 3 सवाल एक कॉलेज के संबंध में पूछते हैं। TCS की जो सर्विसेज हैं, ट्रांसपोर्टेशन, केटरिंग, मिड डे मील वगैरह, ये सब क्या कॉलेज के लिए चाहिए? ना जी भैया, कॉलेज में जाती तो भैया अलग ही मैटर बन जाता है, स्कूल से बाहर निकलते ही पंख लग जाते हैं। मैंने देखा मेरे भतीजे को खुद, जो काम नहीं करने वही काम उसे करने हैं। मैं बहुत समझाता हूं और नहीं करने चाहिए, तो ये उम्र ऐसी होती है, लेकिन फिर भी संभल के चलना चाहिए इस उम्र के अंदर आकर। तो ट्रांसपोर्टेशन, क्या वो बस में बैठ के जाएंगे? क्या बस उनके लिए नीड है? केटरिंग और मिड डे मील खाएंगे? सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत है उनके? नहीं जी, इनके लिए कोई नीड नहीं है। नीड नहीं है तो GST लगा दिया जाएगा। ये चेक करो नीड है कि नहीं, बस, और कुछ नहीं करना हमने। एंट्रेंस या फाइनल एग्जाम रिलेटेड जो सर्विस, क्या एग्जाम नीड है? हाँ, इसको मना कर दो कि उनको कोई नीड नहीं है, रहने दो जी, ऐसा थोड़ा ना होगा, फिर तो खत्म ही हो जाएगी सारी चीजें। लेकिन नहीं, कुछ भी हो सर, ये तो जरूरी है, सबके लिए जरूरी होता है, जरूरी है तो इस पर GST नहीं आएगा। एजुकेशनल पीरियोडिकल्स, जो मैगजीन्स वगैरह होती हैं, ऑनलाइन जो सब्सक्रिप्शंस होते हैं, क्या इनके लिए जरूरी होते हैं? ये करते क्या? यही तो पढ़ते हैं, बाकी तो पता नहीं क्या पढ़ते नहीं पढ़ते, लेकिन हाँ ये जरूर पढ़ते हैं। वैसे करके हम भी बचपन में हिंदुस्तान टाइम्स कलरफुल वाला खरीदते थे, पढ़ने के लिए नहीं, देखने के लिए, ऐसे करके है। तो मालिक ये अपने जो ऑनलाइन होते हैं तो इनके लिए जरूरी होते हैं, नीड है,
नीड है, तो यहां जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं जो डिप्लोमा कोर्स कंडक्ट वगैरह कराते हैं, जैसे एनआईआईटी वगैरह हो गया अपना ये, तो यहां पर बच्चा जाता है 1-2 घंटे के लिए, जैसे ट्यूशन पढ़ने जाते हैं, लाइक वे में यहां पर जाते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन केटरिंग वगैरह के एनआईआईटी की बस आएगी लेने के लिए कि चलो भाई साहब वहाँ 2 घंटे, नहीं सर ये नीड नहीं है तो लगाइए जीएसटी। ईएनटी या फाइनल एंट्रेंस या फाइनल एग्जाम संबंधी जो सर्विसेज होती हैं उन पर क्या रहेगा सर, ये जरूरी होता है सर, ये सबके लिए जरूरी है, नीड है तो जीएसटी नहीं आएगा। और एजुकेशनल पीरियडिकल्स ऑनलाइन वगैरह, इनके लिए सर 1-2 घंटे के लिए जाते हैं कि आप मैगजीन्स पढ़ने के लिए जा रहे हैं क्या वहां पे आके, सर इनके लिए नीड नहीं है तो लगाइए जीएसटी, ऐसे करके बोल दिया जाता है। तो देख के बताइए जरा, टीसीएस किसके लिए एग्जेम्प्ट हुआ? टीसीएस एग्जेम्प्ट हुआ है सिर्फ और सिर्फ स्कूल के लिए। एंट्रेंस और फाइनल एग्जामिनेशन संबंधित सर्विस ये सबके लिए एग्जेम्प्ट हैं। और एजुकेशनल पीरियडिकल्स की अगर हम बात करें तो ये एग्जेम्प्ट हुआ है सिर्फ और सिर्फ कॉलेजेस के लिए। तो मैंने आपका यहां पर लिख दिया टीसीएस किसके लिए, ये किसके लिए और ये किसके लिए। जो आउटपुट साइड में 2 बातें वो सबके लिए एग्जाम्प्ट हैं, लेकिन यहां पर 3 अलग अलग तरह की बातें हैं और उनमें कैसे कैसे करना है वो यहां पर हमने अपना देख लिया है। ऐसे करके मालिक बोल दिया जाता है। अब यहां पर 1-2 डाउट्स निकल के आए। कैसे डाउट? जैसे कि मान लीजिए आपका यहां पर ये स्कूल्स है या जो अपना ये प्लेवे होता है ना, जो प्लेवे है हम उसकी बात अपनी कर रहे हैं, वैसे करके मालिक, तो इसमें जो गवर्नमेंट की तरफ से स्पॉन्सर्ड होता है मिड डे मील। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भारत के सबसे ज्यादा सक्सेसफुल पर्सन रतन टाटा जी अगर यहां पर आकर वो कहते कि ठीक है बच्चों के लिए मिड डे मील हम यहां प्रोवाइड करा रहे हैं, तो अगर कोई कॉरपोरेट है जो अपनी सीएसआर एक्टिविटीज, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सीएसआर एक्टिविटीज के थ्रू इस प्रकार से मिड डे मील वगैरह में अपना कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो जीएसटी आएगा या नहीं आएगा? सर सरकार करे या टाटा करे, जीएसटी की बात नहीं करी जाएगी। दूसरी एक और बात बताइए, यहां पर ये जो प्लेवर स्कूल्स की बात कर रहे हैं, व्हाट अबाउट जो आंगनबाड़ी होती हैं उनके बारे में आपका क्या विचार है? आंगनबाड़ी ये ऐसे मान के चलिए गांव के प्लेवे हैं, विलेजेस के प्लेवे स्कूल होते हैं आंगनबाड़ी। तो अगर ये जो मिड डे मील की सर्विसेज हैं ये आपकी आंगनबाड़ी को भी दी जाती हैं तो भी आपका जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। इसी बात के लिए आपका ये सर्कुलर यहां पर आया हुआ है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यहां पर आकर ये पूछता है आपसे कि भैया जी हमें एक बात बता दीजिए कि ये जो आपका बोर्ड होता है, जैसे यूपी बोर्ड हो गया अपना, है ना, क्या है बे, यूपी बोर्ड हो गया और सीबीएसई हो गया अपना, सीबीएसई हो गया, तो जो बोर्ड है क्या इनको हम लोग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बुला सकते हैं या नहीं बुला सकते? क्यों नहीं बुला सकते? ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं। हालांकि ये जो हैं बोर्ड ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है क्योंकि इनके बीच में स्कूल कॉलेज वगैरह ये आ जाते हैं, लेकिन फिर भी जितनी तक ये सर्विसेज बच्चों के लिए करके चलते हैं, एडमिट कार्ड वगैरह, एग्जाम संबंधी फी वगैरह, तो जो भी जितना काम बच्चों के लिए करके चल रहे हैं उस पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। तो ये भी अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की डेफिनेशन में फॉल करके चलते हैं, ऐसा यहां पर बताया गया है। आगे बोलते हैं, ये एक लेटेस्ट सर्कुलर अपना आया है मालिक, और उसने ये पूछा है कि ठीक है नया बच्चा जब आ रहा है जो अभी स्टूडेंट नहीं बना है, उसकी एंट्रेंस एग्जामिनेशन फी जब हम लेते हैं तो उस पर तो जीएसटी नहीं है, लेकिन बच्चा अपना स्कूल पूरा कर जाता है, स्कूल से बाहर निकलने के बाद वो अपना कोई माइग्रेशन सर्टिफिकेट, जो ट्रांसफर सर्टिफिकेट होता है, टीसी वगैरह है, या किसी दूसरे स्कूल में शिफ्ट किया है, तो इसका एक पहले स्कूल का एक्स स्टूडेंट जब बन जाता है तो वो अपना लेने, जैसे मेरा भतीजा वो अपने स्कूल से स्कूलिंग पूरी होगी, कॉलेज में आ गया, तो उसे टीसी चाहिए थी अपने स्कूल से, कहीं और दूसरी जगह देना था, उसका जरूरत पड़ रही थी, तो टीसी के लिए उन्होंने कुछ 500-600 रुपये के चार्ज लिए हैं। तो जब चार्ज लिए हैं उस समय वो बच्चा उस स्कूल का स्टूडेंट नहीं है, जीएसटी आएगा नहीं आएगा 500-600 रुपये के ऊपर? बिकॉज जो एंट्री लिखी हुई है वो ये लिखी हुई है कि सर्विस प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट, फैकल्टी और स्टाफ वो एग्जेम्प्ट है, लेकिन एज ऑफ नाउ वो स्टूडेंट नहीं रह गया है। तो एक्स स्टूडेंट को दी गई सर्विस क्या आपकी? सर हाँ,
इसलिए बोर्ड का सर्कुलर ये आया है कि भले ही वो आपका एक्स स्टूडेंट हो गया है, फिर भी हम उसे एग्जाम्शन यहां पर देकर चलेंगे। तो कहने का मतलब मुझे मोटी मोटी बात ये समझ में आ रही है कि अगर इन बिटवीन बच्चा स्टूडेंट रहा है तो स्टूडेंट बनने से पहले कोई सर्विस है, वहां भी जीएसटी नहीं है, जब तक स्टूडेंट रहा वहां भी जीएसटी नहीं है, और जब वो एक्स स्टूडेंट बन जाता है तब भी जीएसटी नहीं लगाया जा रहा। स्टूडेंट बनने से थोड़ा सा पहले और थोड़ा सा बाद तक भी ये एग्जाम्शन आपकी चलती रहती है। ये बात आपकी यहां पर लिखी हुई है। ठीक है मालिक? हाँ सर जी, बिल्कुल ठीक है। तो इस प्रकार से हमारी बात हो जाती है एजुकेशन को लेकर। जी साहब, इसमें एक छोटी सी बात मैं आपको और ऐड करना चाहूंगा। जैसे कि मान लीजिए ये है एक गर्ग एविएशन इंस्टीट्यूट करके है, गर्ग एविएशन इंस्टीट्यूट करके है, जो हमारी एजुकेशनल, ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का जो मीनिंग था, ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से देखना आप इसे। एन इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग सर्विसेज बाय वे ऑफ प्री स्कूल एजुकेशन, मतलब एजुकेशन इंस्टीट्यूट कहेंगे किसे, है ना, ये सर्विस देते हैं अप टू हायर सेकेंडरी स्कूल और इक्विवेलेंट एजुकेशन एज ए पार्ट ऑफ करिकुलम रिकॉग्नाइज्ड बाय एनी लॉ, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनी लॉ, जो किसी लॉ के द्वारा रिकॉग्नाइज हो, और लॉ भी कोई एरा गैरा नहीं, वो भी अपना एक इंडियन लॉ के द्वारा वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए, तो एग्जम्पशन दे दी जाती है, तब उसको एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कहा जाता है ना। और अगला है एजुकेशन एज ए पार्ट ऑफ अप्रूव्ड वोकेशनल एजुकेशन सेंटर, फॉर एग्जांपल इसमें आपका NIIT वगैरह ये सब यहां पर आ जाते हैं मालिक। जी साहब, अब यहां पर एक क्वेश्चन ये निकल के आता है कि एक गर्ग एविएशन इंस्टीट्यूट है, ठीक है, और ये बताते हैं कि भाई साहब उड़ाते कैसे हैं, मतलब हवाई जहाज फ्लाइंग, ये हवाई जहाज कैसे उड़ाते हैं वो सिखाते हैं और फीस लेते हैं। ये अपने 2 लाख पायलट बनाते हैं, है ना, उनकी ट्रेनिंग होती है, 2 लाख रुपए की फीस लेते हैं। इस फीस के ऊपर जीएसटी आएगा या नहीं आएगा? देखिए, जो कमर्शियल कोचिंग सेंटर वगैरह होते हैं, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मेरी कंपनी हो गई आभास एजुटेक प्राइवेट लिमिटेड, तो ये एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में नहीं आता है। प्राइवेट कोचिंग्स जो हैं वो नहीं आते, बिकॉज हम इस परिभाषा में कहीं पर भी फिट नहीं बैठते हैं। ना तो हम प्री स्कूल एजुकेशन ये दे रहे हैं, ना ही हम कोई ऐसा करिकुलम बनाकर दे रहे हैं जो कि रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ हो, ना ही हम कोई इस प्रकार का अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्स दे रहे हैं, हम कहीं पर भी इसमें नहीं आते। सो वी आर नॉट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी एक्ट। ठीक है सर जी। अब ये जो इंस्टीट्यूट है इसका क्या सीन है, देखिए जरा, मैं पूरा डेटा आपको बताता हूं, इस पर जीएसटी आएगा या नहीं आएगा। ये ट्रेनिंग क्वालिफाई करने के बाद जो एविएशन डिपार्टमेंट है वो बच्चे के लिए, उस कैंडिडेट के लिए एक एग्जाम कंडक्ट करवाता है। जो एग्जाम में बच्चे सफल हो जाते हैं तो उनको फिर यहाँ पर 2.5 ईयर की ट्रेनिंग दी जाती है, और ट्रेनिंग के बाद में उनको कॉमर्शियली जहाज उड़ाने का अपना लाइसेंस दे दिया जाता है। और ये सब किया जाता है, ये जितना भी काम हो रहा है ये एविएशन डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ एक एक्ट है, एक एविएशन एक्ट है, उसके थ्रू ये सारा काम यहाँ पे करवाया जा रहा होता है। ठीक है जी। अब यहाँ पर जितनी बात मैंने बताई उसके मुताबिक तो कोई हमें दिख नहीं रहा कि जो सर्टिफिकेट बनाकर दिया गया है उसको इंडियन लॉ ने रिकॉग्नाइज कर रखा। अभी तक तो बात नहीं है, ये सर्टिफिकेट इन्होंने दिया था कि ठीक है इन्होंने हमारे यहाँ से ट्रेनिंग ले रखी है। अब हुआ क्या, ये जो एविएशन एक्ट है इसके अंदर ये बात लिखी हुई है कि गर्ग एविएशन इंस्टीट्यूट जो अपना है, और इसी तरह से ऐसे 2, 4, 6, 10 नाम और लिखे हुए थे कि अगर कोई बच्चा यहाँ से ट्रेनिंग करके आया हुआ है तो हम उसकी जो ट्रेनिंग करा रहे हैं 2.5 साल की, ये 2.5 साल की ना होकर ये सिर्फ 2 साल की ही करवाई जाएगी। अगर कोई बच्चा पहले से गर्ग एविएशन इंस्टीट्यूट या इसी तरह के और भी कई सारे नाम होते हैं, 10-20 नाम होते हैं, इनमें से किसी से भी अगर वो ट्रेनिंग लेकर आया है, उसके पास सर्टिफिकेट है, तो हम उस बच्चे की जो ट्रेनिंग है वो 2.5 साल से 2 साल पे करवा के चलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं कराएंगे। तो क्या एक इंडियन लॉ ने इस इंस्टीट्यूट के इस सर्टिफिकेट को रिकॉग्नाइज किया कि नहीं किया? रिकॉग्नाइज करने का मतलब पहचानना, सम्मान देना, मान देना, रिस्पेक्ट करना, रिकॉग्नाइज करना। यस दिया तो ठीक है, तो ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की डेफिनेशन में आ जाएगा और फिर इसके ऊपर अपना जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। कल को अगर मैं भी आपको सर्टिफिकेट बनाकर देता हूं और आपके सीए एक्ट के अंदर ये लिख दिया जाता है कि अगर कोई बच्चा राजकुमार क्लासेस से ये पढ़ के आ रहा है, सर्टिफिकेट उसके पास में है, तो उसकी आर्टिकलशिप
1 दिन से कम कर दी जाएगी। बस इतना भी लिख दिया जाए तो भाई साहब वारे किनारे हो जाएंगे, जीएसटी बच जाएगा। तो इसमें फायदा किसका होगा? जीएसटी अगर हट जाएगा तो आपका कि मेरा? अगर मैंने फीस उतनी ही रखी जितनी अब है फिर तो फायदा मेरा है, और अगर मैंने फीस कम कर दी, जितना जीएसटी बनता उतनी कम कर दी, तो फायदा फिर आपका है इसमें। ठीक है जी, वैसे करके बोल दिया जाता। आपका भी क्या, आपका तो हो गया, जो आपके आगे आने वाले हैं उनका फायदा है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। पर गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि इस सर्विस से जीएसटी अगर खत्म भी कर दिया जाए तो टीचर लोग फीस कम करने वाले नहीं हैं। तो प्रैक्टिकली जीएसटी एग्जम्प्ट करने से फायदा टीचर का होगा, ना कि बच्चों का। इसलिए सरकार ने कमर्शियल कोचिंग सेंटर को कहा कि तुम इसी लायक हो, तुम यहीं रहो। आगे आते हैं कॉर्पोरेट कम इंस्टीट्यूट की बात हम करने के लिए जा रहे हैं। हम अच्छे से जानते हैं कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर बेरोजगारी किस कदर से है। धीरे धीरे उस पर कंट्रोल पाया जा रहा है, नो डाउट। तो यहां पर आकर एक बार सरकार ने बुलाया ये अडानी, अंबानी और जो बड़े बड़े ये कॉर्पोरेट्स, उनको बुलाया कि यार तुम इतने बड़े बड़े अपने धंधे लेके बैठे हुए हो, फिर भी हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या क्यों है? आप क्यों नहीं हमारे युवा शक्ति को, पढ़े लिखी शक्ति को रोजगार देते हो? क्यों नहीं देते हो आप ये? तो उन्होंने कॉर्पोरेट्स ने कहा कि साहब तुम्हारा जो ये युवा शक्ति वाला जो नव युवक या नव युवतियां है ना, इन्हें कुछ नहीं आता सर। ये ऐसे ही ग्रेजुएट हो गए हैं, एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ के हैं। तो भाई साहब चित्रा एक अध्ययन वीआईपी नोट्स वगैरह जो आते हैं अपने, उनको पढ़ के पास हो गए भाई साहब। ये आता नहीं, कुछ भी काम ही नहीं करना आता। और साहब मोदी जी, हमने ऑफिस खोल रखा है, स्कूल नहीं कि भाई इनको पहले सिखाओ फिर इनसे काम कराओ। हमने ऑफिस खोल रखा है, स्कूल नहीं। तो मोदी जी ने कहा खोल दो। क्या स्कूल खोल दो, स्कूल खोल दो ना फिर। अरे तुमसे बढ़िया सिखाने वाला कौन होगा? एक पार्ट टाइम इनकम तुम्हारी बन जाएगी। तुम्हारे जो सीनियर एम्प्लॉइज हैं, जो जानते हैं काम कैसे किया जाता है, उनको टीचर बनाकर उन स्कूल में भेजो, जो हमारी युवा शक्ति को ट्रेन करेंगे, और ट्रेन करके उनसे पैसे लो, उस बात के ट्रेन कराने के पैसे लो उनसे उल्टे, और जब ट्रेन हो जाए उनमें से सिलेक्शन कीजिए और अपने लिए इस्तेमाल कीजिए, बात खत्म। तो आपको भी रोजगार मिल गया, आपको भी एक नई साइड ऑफ बिजनेस मिल गई, और मेरे युवा शक्ति को भी रोजगार मिल जाएगा। तो इसी पैटर्न पर खोले गए कॉर्पोरेट कम इंस्टीट्यूट, यानी जो कॉर्पोरेट्स हैं उन्होंने अपने इंस्टीट्यूट खोले सिखाने के लिए, ट्रेनिंग बांटने के लिए, जिसमें अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन, एशियन पेंट का है, इनके स्कूल्स हैं अपने, है ना। एशियन पेंट वर्कशॉप टाइप बेसिकली वहां पर चलता है। अपोलो मेडिकल स्किल्स हो गई, हिंदुस्तान सॉफ्ट एजुकेशन, एवीआर एज, ये अपोलो मेडिकल स्किल्स का, ये मैंने एक्चुअल फोटो आपको यहां पर दिया है। यहां पर क्लासेस चलती है जहां पर सिखाया जाता है मेडिकल फील्ड के संबंध में। तो क्या लिखा है? सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, a sector skill council SSC, an assessment agency और एक ट्रेनिंग पार्टनर, इनके द्वारा जो एक्टिविटीज की जा रही हैं, तो यहां पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। बेरोजगारी को मिटाने के लिए और भी कई सारे काम करे हैं। सरकार ने कहा कि ये तो फेस टू फेस है, लेकिन फेस टू फेस से पूरे भारत की युवा शक्ति को हम रोजगार के योग्य नहीं बना सकते हैं। तो उन्होंने इसके लिए कुछ ऑनलाइन सिस्टम भी चालू किया। 2014 में ही गवर्नमेंट ने शुरू कर दिए थे सारी काम। जैसे स्कीम आई थी एसडीआई, सर्विस टैक्स के टाइम पर, कि स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव। एक आई थी दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। आपने स्लोगन भी देखा होगा टीवी पर, कुशल भारत कौशल भारत, शायद देखा कि नहीं देखा, आई डोंट नो। तो ये उसका चित्र है यहां पर, कुशल भारत कौशल भारत का, दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, वैसे करके बोल दिया जाता है मेरा बच्चा। तो इन स्कीम के तहत जो भी ये ऑनलाइन बिजनेस कंडक्ट करेंगे, ट्रेनिंग देंगे, तो उनको जो भी फीस आएगी उस पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि एक काम करने से यहां पर रोजगार पैदा, मतलब रोजगार के योग्य बच्चे बनेंगे, है ना। तो बोलते हैं कि सर्विस ऑफ असेसिंग बॉडीज बाय वे ऑफ असेसमेंट अंडर द स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव और दीनदयाल उपाध्याय योजना के अंदर तो कर रहे हैं, तो उन पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। इसमें आते हैं दिशा फाउंडेशन, आईईसी फाउंडेशन, इंडियन टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी, दृष्टि डॉक्टर दिव्य कीर्ति सर, केवीआर इन्फो, डॉक्टर रेड्डीज, तो ये इस कैटेगरी में यहां पर आते हैं। इस कैटेगरी पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा, वैसे करके बोल देते हैं। और यहां पर आ गए हैं हम एक बार फिर से। ये क्या सर जी? ये पिक्चर है एक, यहां पर ये मैं खड़ा हुआ हूं और ये इधर इधर बैठे हुए हैं आपके
यूपीएससी क्वालिफाई करने के बाद बने हुए आईआरएस ऑफिसर्स। लेकिन ये सर यूनिफॉर्म में कैसे, तो आईपीएस लग रहे हैं सर। यूनिफॉर्म कस्टम्स के अंदर यूनिफॉर्म दी जाती है, इसलिए यूनिफॉर्म में बैठे हुए हैं ये। तो मैं इनको ट्रेन करता हूं आईआरएस ऑफिसर। 45 ऑफिसर्स हैं, 40 फ्रॉम इंडिया एंड 5 फ्रॉम भूटान। जैसे इंडिया में यूपीएससी, वहां पर रॉयल कमीशन चलता है, तो उनको यहां कोटा है, 5 बंदे उनके यहां आते हैं हर साल ट्रेन होने के लिए। तो मालिक यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भूरा कि इसमें लिखा है कि जो मैं यहां पर रहकर इनको सर्विसेज प्रोवाइड जो करा रहा हूं वैसे करके, तो रेसिपिएंट कौन बनता है? रेसिपिएंट वो जो पैसा देगा रे। तो रेसिपिएंट यहां बनती है सरकार। सरकार से हमें पैसा मिलता, ना कि ऑफिसर से पैसा मिलता है। तो सारा खर्चा, आना फ्री, जाना फ्री, खाना फ्री, सब सरकार बेयर करके चलती है। बहुत मजा आता है। मैं लिटरली आपको बताऊं, मैं ऑफिसर को पढ़ाने के लिए जाता हूं, तो वहां पर मेरा ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना बिल्कुल भी नहीं होता है, लेकिन उसमें जो जो एक रिस्पेक्ट मिलता है, जो साहब वाला कल्चर हम जी के आते हैं। मेरा ड्रीम था कि मैं यूपीएससी क्वालिफाई करके मैं एक दिन आईएएस बनूंगा, ये मेरा ड्रीम था। लेकिन किन्हीं कारणों से मेरा ड्रीम पूरा नहीं हुआ एंड मैं इधर लाइन में आया, सी लाइन में आया। पर मैं जब यहाँ ऑफिसर को पढ़ाने जा रहा होता हूँ तो मैं अपना ड्रीम जी रहा होता हूँ। वहाँ पर जब पहुँचते हैं, भारत सरकार लिखी हुई गाड़ी पहुँचती है, गेट खुलता है, साहब साहब आगे साहब, तो वहाँ सर नहीं साहब कल्चर चलता है ना। तो बहुत बहुत मज़ा आता है। अब रैपिड फायर बैच है तो क्या कर सकते हैं। चलिए जी, तो यहाँ पर आकर मालिक, तो यहाँ ऐसे करके किया जाता है। तो इस पे जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। तो जो भी मुझे वहाँ से पैसा मिलता है उस पैसे पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। तो मेरे केस में तो 100% गवर्नमेंट बियर करती है। लेकिन अगर मान लीजिए कल को ये ऐसा हो जाए कि सरकार ने कहा कि भैया देखो, अगर कोई बच्चा दिव्यांग है, अगर कोई बच्चा दिव्यांग है तो कैपेबल नहीं है, तो गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है राजकुमार जी, ऐसे बच्चे की 75% फी हम दे रहे हैं, और जो दिव्यांग बच्चा है ना, तो उसकी 25% फीस आप उससे लेना। अगर आपकी फीस 10,000 है तो बच्चे से फीस लोगे सिर्फ आप 2,500, बाकी फीस हम आपको कंट्रीब्यूट कर देंगे। तो ऐसे में मुझे बताइए, क्या यहां पर जीएसटी आएगा कि नहीं आएगा? नहीं सर, जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। तो गवर्नमेंट क्या एग्जम्पशन क्या बोलती है? कहते हैं सर्विस प्रोवाइडेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूटी। रेसिपिएंट ये हैं अंडर एनी ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर विच 75% और मोर ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर इज बोर्न बाय द गवर्नमेंट। तो वहां पर ऐसा किया जाता है 75% और मोर। पहले 100% था, लेकिन अब बोल रहे कि अगर गवर्नमेंट 75% भी बियर कर रही है, स्पेशल रेजोल्यूशन वाला भी बियर कर रही है, तो भी हम इसको एग्जेम्प्ट कर देंगे। ऐसे करके यहां पर बोला जाता है। तो कौन कौन से पॉइंट्स हमने इसमें टच किए मालिक? सबसे पहले देखा जर्नलिस्ट का पॉइंट, देखा कि जो वहां पर आ रहा है इनवार्ड सप्लाई के तौर पे, उस पे जीएसटी नहीं है। लाइब्रेरी दोनों तरह की एग्जेम्प्टेड हैं। स्टूडेंट को दी गई, स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ को या एंट्रेंस वाले को दी गई सर्विस, सबकी सब एग्जाम्प्ट है। टीसीएस स्कूल के लिए एग्जाम्प्ट है, एंट्रेंस एग्जाम संबंधित सभी के लिए एग्जाम्प्ट है। और जो एजुकेशनल पीरियोडिकल्स जो थे वो कॉलेजेस के लिए एग्जाम्प्ट यहाँ पर किए गए हैं। और सर्कुलर के अंदर छोटी छोटी बात बताई गई है। कॉर्पोरेट कम इंस्टीट्यूट रोजगार पैदा करने के लिए बोला गया था। तो यहाँ पर ये जो है अपने मालिक बोल देते हैं कि भाई जीएसटी के दायरे में नहीं आएगा। इसी पैटर्न पर ऑनलाइन चलाया गया एसडीआई और दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, और आगे है एजुकेशनल ट्रेनिंग, जहां पर पैसा देती है सरकार 75% और मोर। तो वहां पर आकर भी हम कह रहे हैं कि जीएसटी की बातें नहीं करी जाएंगी। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। ठीक राधे? हाँ सर एकदम ठीक है। को दान धर्म शिक्षा की बात हमारी हो चुकी है। अब हम बात करने जा रहे हैं यहां पर स्वास्थ्य की। चले मेरे भूरा? हाँ जी चलिए सर जी। पहला पॉइंट आता है इसमें आपका वेटरनरी क्लिनिक का। क्या बोलते हैं? इनकी शक्ल देखिए जरा, क्या कह रहे हैं ये कह रहे मैं इलाज करूंगा। कह रहा तू करेगा क्रिमसी, तू करेगी? ये कह रहा हाँ करेंगे इसका करेंगे दोनों मिलकर इलाज है। तो कह रहे हैं कि सर्विसेज बाय वेटरनरी क्लिनिक इन रिलेशन टू हेल्थ केयर ऑफ बर्ड्स और एनिमल, पशु और पक्षियों की हेल्थ केयर की जब बात की जा रही है तो वैसे करके एग्जम्पशन दे दी जाएगी। संजय गांधी पेट हॉस्पिटल या जितने भी पेट क्लिनिक्स आपके बने हुए हैं जीएसटी नहीं लगाया जाएगा।
आगे बोलते हैं हेल्थ केयर की जो सर्विसेज का मतलब क्या होता है। हेल्थ केयर का मतलब डायग्नोस हो गया, ट्रीटमेंट हो गया, केयर हो गया। जब भी आप या कोई भी पशु पक्षी जाएगा या आप जाओगे तो डॉक्टर सबसे पहले डायग्नोस करता है। अब ये तो नहीं रहेगा आप सीधे टेस्ट करवाते हैं, क्योंकि डॉक्टर का भी बताते हैं कमीशन होता है, पर आई डोंट नो। तो सबसे पहले टेस्ट कराए जाते हैं कि एग्जैक्टली पोजीशन क्या है। उसके बाद में फिर ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है। एंड फिर अगर किसी पेशेंट का ऑपरेशन वगैरह हुआ है तो उसे रूम में रखा जाता है डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में, उसे केयर में बोल देते हैं। तो डायग्नोस करना, ट्रीटमेंट करना, DTC, ये अपना हेल्थ केयर में आता है। हेल्थ केयर मतलब दैट इज DTC, डायग्नोस, ट्रीटमेंट और केयर, ये बोला जाता है। आगे लेटेस्ट में क्या हुआ है कि एक एग्जम्पशन को विड्रॉ कर लिया गया है। क्या था इसमें सर? इसमें ऐसा था कि जो कॉर्ड ब्लड बैंक होता है उसकी जो सर्विसेज होती हैं उस पर GST नहीं लगाया जाता था। मतलब ये कि जब बेबी का जन्म होता है तो ये कॉर्ड नहीं होती, तो कॉर्ड को काट दिया जाता है। जन्म के समय बेबी का बहुत सारा जो ब्लड होता है वो वेस्ट चला जाता है, लेकिन वो ब्लड उस बच्चे के लिए अमृत के समान होता है। जैसे माँ का दूध बच्चे के लिए अमृत के समान होता है, वैसे वो ब्लड भी उसके लिए अमृत ही है। वो कैसे? अगर उस ब्लड को प्रिजर्व करके रखा जाए तो मान लीजिए अगर भविष्य में उस बच्चे को कोई घातक बीमारी हो जाती है तो उस ब्लड के माध्यम से उस बीमारी को ठीक किया जा सकता है। रेड सेल्स, व्हाइट सेल्स, उनकी मदद से उसको ठीक कर सकते हैं। तो जिन लोग इसके बारे में अवेयर होते हैं वो उस ब्लड को वेस्ट नहीं जाने देते हैं। वो क्या करते हैं कि जो ब्लड बैंक वाले होते हैं उनको बुलाते हैं और बोलते हैं कि ठीक है भाई साहब, आप इसे ले जाइए, स्टोर कर ले जाइए एंड रखिए अपने पास में, और वो स्टोरेज चार्जेस वन टाइम हमसे ले लेते हैं, वैसे करके बोलते हैं। अब इस सर्विस को कर दिया गया है, एग्जम्पशन को विड्रॉ कर लिया गया है, मतलब कि अब इस घटना के ऊपर GST लगाया जाएगा। सर ऐसा क्यों? ये तो हेल्थ संबंधी है सर, फिर इस पर GST क्यों लगाया गया? माना कि हेल्थ संबंधी है, बस इसका जो कनेक्शन है वो इनडायरेक्ट नेक्सस, नेक्सस मतलब कनेक्शन, इनडायरेक्ट नेक्सस है विद हेल्थ। डायरेक्ट नहीं है, डायरेक्टली हॉस्पिटल आपसे जुड़ा हुआ है, डॉक्टर क्लिनिक आपसे जुड़ा हुआ है, जो रूबरू होते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा बैक एंड पे चले जाते हैं। इनडायरेक्ट नेक्सस है, और डायरेक्ट नेक्सस को ही गवर्नमेंट ने एग्जाम छोड़ा है, इनडायरेक्ट को गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया है। आगे बात समझ में? तो यहाँ एग्जाम्शन में आगे गवर्नमेंट जब चाहे जितना मर्जी खेल सकती है। आप नोटिस कीजिए जरा, जो सप्लाई वाला चैप्टर है जहां पर आपकी वो नेगेटिव लिस्ट ऑफ सप्लाई लिखी हुई है, तो उसमें बहुत चेंजेस नहीं हुए। जो पहले से पता था यार ये आपको सप्लाई नहीं बनने देना, उसमें चेंज नहीं है, लेकिन यहाँ एग्जाम्शन में आए दिन चेंज होते रहते हैं। कभी नई एग्जाम्शन आ जाती है, कभी एग्जाम्शन विड्रॉ हो जाती है। और इस बार सरकार ने क्या किया है, जितनी जितनी इनडायरेक्ट नेक्सस वाली एग्जाम्शंस थी उन सबको विड्रॉ करके उनको वापस फिर से जिंदा कर दिया है। उनके बाल फिर से बढ़ गए हैं, उन पर GST लगा दिया गया है। तो ये ब्लड बैंक की जो सर्विसेज हैं नाउ लायबल टू GST हो जाएगी। आप देखना जितनी भी अमेंडमेंट लेटेस्ट आई हैं उन सबका सार ये निकलेगा कि गवर्नमेंट अपने कलेक्शन को बढ़ाना चाह रही है, ज़्यादा से ज़्यादा लालच बढ़ता जा रहा है। जब पहले का पुराने समय के अंदर मंथली रेवेन्यू IDT का 1 लाख के पार नहीं जाता था, 1 लाख करोड़ के पार नहीं जाता था, अब जब GST का रेवेन्यू 1 लाख करोड़ के पास गया गवर्नमेंट बड़ी खुश हुई। फिर 1 करोड़ 20 लाख के पार गया, 1 करोड़ 40 लाख के पार गया, 1.5 लाख करोड़ तक टच मारा आया है। अब पता नहीं सरकार की क्या मंशा है कि 2 लाख करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है ये सरकार जाने। तो यहां देख रहे हैं कि बहुत सारी एग्जाम्शंस को विड्रॉ किया गया, जिन जिनका इनडायरेक्ट नेक्सस था सब उड़ा दिए यहां से आकर। आगे बोलते हैं सर्विसेज बाय वे ऑफ हेल्थ केयर की सर्विसेज बाय अ क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट और एन ऑथराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर और पैरामेडिक्स। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट का मतलब हो जाता है आपके जो भी हॉस्पिटल्स हैं, जो भी नर्सिंग होम एटसेट्रा हैं, वो सभी आपके यहाँ पर आ जाते हैं। डॉक्टर का क्लिनिक भी आपका यहाँ पर आ जाता है, नहीं यहाँ डॉक्टर आपके इधर साइड में आ गए, ऑथोराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर डॉक्टर लोग यहाँ पर आ गए, और पैरामेडिक्स मतलब आपका जो नर्सिंग स्टाफ है या जो भी सपोर्टिव स्टाफ है वो यहाँ आ जाता है। डाइटिशियन भी सपोर्टिंग स्टाफ में आता है, और फिजियोथेरेपिस्ट भी इसी सपोर्टिंग स्टाफ में आता है। पैरामेडिक्स बोल देते हैं कि जो डॉक्टर को सपोर्ट दे रहे होते हैं। तो चाहे अस्पताल वगैरह ये दे रहे हों, चाहे ये कर रहे हो, चाहे ये कर रहे हो। व्हाट अबाउट पैथोलॉजी लैब? पैथोलॉजी लैब 2 तरह से आपको देखने को मिलती है, इंडोर भी होती है, आउटडोर भी होती है। तो जो पैथोलॉजी लैब है वो भी आपकी क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट में फॉल करती है, और वो भी अपनी एग्जाम्प्ट रहेगी, चाहे वो इंडोर हो चाहे आउटडोर हो, चाहे अस्पताल के अंदर हो या फिर डॉक्टर लाल पैथ लैब की तरह इंडिपेंडेंटली बाजार में सिर्फ वो हो, तो वहां पर भी एग्जाम्पशन दे दी जाती है। लेकिन यहां पर एक बात निकल के नहीं आई सामने। इन्होंने बोला है कि अगर
हेल्थ केयर की सर्विस देने वाले ये लोग हों तो ही एग्जामिशन मिलेगी, वरना एग्जामिशन नहीं दी जाएगी। मतलब कि अगर बंगाली बाबा या कोई झोला छाप डॉक्टर जो क्वालिफाइड नहीं है, उसके पास डिग्री नहीं है, अगर वो हेल्थ केयर की सर्विस दे, गांव में जाकर देखिए आज भी झोला छाप डॉक्टर जो मतलब उनके पास शहर में किसी डॉक्टर के पास रह ली कुछ समय तक, फिर वो खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं और ट्रीटमेंट करते भी ठीक है। मतलब मजे की बात ये कि गांव में जाकर देखिए, दे आर नॉट क्वालिफाइड बट ट्रीटमेंट ठीक कर रहे हैं। हाँ, वो अलग बात है 100 में से कोई एक केस बिगड़ जाता है और व्यक्ति की डेथ तक हो जाती है, ऐसा भी आपको सुनने में मिला होगा, तो रिस्की मैटर पड़ जाता है जी। ठीक है, तो हेल्थ केयर की सर्विस अगर देने वाला देगा, ऑथोराइज जो उस काम के लिए है कि जिसका काम उसी को साजे और करे तो डंडा बाजे। ठीक है, तो जो जिसको बोला गया है वही करेगा तो ठीक है, एग्जाम्पशन है, अदरवाइज एग्जाम्पशन नहीं है। व्हाट अबाउट एम्बुलेंस सर्विसेज? एम्बुलेंस सर्विस भी हेल्थ केयर की सर्विस है, यस, लेकिन एग्जाम्पशन क्या सिर्फ तभी दी जानी चाहिए जब अस्पताल प्रोवाइड करा रहा हो? अगर मान लीजिए मैं एक नेक काम करता हूं और मैं 4-6 एम्बुलेंस बना के उतार देता हूं सड़कों पर कि ठीक है भाई, जहां जैसे नीड होगी आप कॉल कीजिए इस नंबर पे, आपको एम्बुलेंस मिलेगी, नॉमिनल प्राइसेस पर मिलेगी, तो क्या मैं इस काम को करने के लिए एलिजिबल नहीं हूं? मैं एलिजिबल हूं, क्योंकि इसमें कोई टेक्निकलिटी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो एम्बुलेंस के लिए अलग से उन्होंने बताया कि सर्विस प्रोवाइड बाय ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट इन एन एम्बुलेंस अदर देन दोज स्पेसिफाइड इन ए अबव। तो उसके अलावा मतलब जो हॉस्पिटल, नर्सिंग होम वगैरह, इनके अलावा कोई और मेरे जैसा आदमी भी जो नॉन ऑथोराइज्ड है वो भी देगा तो चलेगा, बिकॉज उसमें किसी टेक्निकल चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वैसे करके बोल दिया जाता है मालिक। आगे हेल्थ केयर की सर्विस का मतलब क्या होता है? मीन्स एनी सर्विस बाय वे ऑफ डायग्नोस्टिक हो, ट्रीटमेंट हो, केयर फॉर इलनेस हो, इंजरी हो, डेफॉर्मिटी हो, एबनॉर्मिटी हो, प्रेगनेंसी हो, इन एनी रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन। रिकॉग्नाइज्ड हो, बहुत सारी थेरेपी वगैरह चलती है, रेक की हीलिंग हो गया, यूरिन थेरेपी होगी, पता ना क्या क्या थेरेपी चलती है, यूरिन पिलाते हैं खुद का ही, है ना, तो वो भी एक थेरेपी बताते हैं, और स्टोन्स वगैरह से थेरेपी करते हैं, क्या क्या करते हैं पता नहीं, दैट आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड। तो उनकी बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं हम, उनकी बात कर रहे हैं जो कि रिकॉग्नाइज्ड इन इंडियन मेडिकल सिस्टम है, उनकी बात कर रहे हैं सिर्फ, वही अपनी एग्जाम्पटेड। रेकी वगैरह जो अपना जो भी हैं ये सब टैक्सेबल कैटेगरी में आ जाती हैं। ठीक है जी, और क्या आएगा हेल्थ केयर के अंदर? एंड इंक्लूड सर्विस बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द पेशेंट, एम्बुलेंस भी हेल्थ केयर में आ गई, बट डज नॉट इंक्लूड हेयर ट्रांसप्लांट। जब हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए जाते हैं तो किसी के बाल झड़ गए और भाई वो तो अपना बड़ा शर्माता है व्यक्ति, अब गया हेयर ट्रांसप्लांट करवा के आ जाता है अपना। तो ये क्या था, ये क्या मतलब हेल्थ केयर की एक्टिविटी थी? द आंसर इज नो। ये सौंदर्य को बढ़ाने के लिए किया गया था ये। और वैसे भी जब डॉक्टर के यहाँ जाओगे ना, तो ये डॉक्टर का जो हेयर ट्रांसप्लांट वाले होते हैं, तो उनका जो प्रेमाइसिस होगा वो उसमें अस्पताल वगैरह जैसी कोई बात नहीं दिख रही होगी, वो आपको कुछ ऐसी फील दे रहा होगा जैसे कॉस्मेटिक सेंटर है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कुछ ऐसी फील आ रही होगी वहां से, आपको दवाइयों की महक नहीं आ रही होगी, कॉस्मेटिक सेंटर जैसी फील वहां से आ रही होगी। कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जन जो होते हैं वो ये काम करके चलते हैं, और इसके लिए पेशेंट को वैसे भी पूरा एनेस्थीसिया देकर पूरा बेहोश करने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ जितने हिस्से में उन्हें अपना करना होता है उतने हिस्से को नम कर दिया जाता है, सुन्न कर दिया जाता है, एंड वो प्रोसीजर अपना अप्लाई कर देते हैं वैसे करके मालिक। तो हेयर ट्रांसप्लांट हेल्थ केयर में नहीं आएगा। प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जरी जो होती हैं, तो इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। नंबर एक ये कि वो केयर के लिए है या क्योर के लिए है। अगर किसी व्यक्ति का मेजर एक्सीडेंट हो जाता है और डॉक्टर को उसकी मल्टीपल सर्जरी करनी होती है, उसकी चेहरा बिगड़ गया है बहुत ज़्यादा, आपने देखा हो कभी कभी व्यक्तियों के एक्सीडेंट इतने मेजर हो जाते हैं कि चेहरे बिगड़ जाते हैं, कि अगर इंसानी शेप से बाहर हो जाता है उनका चेहरा, कि अगर कोई देखे तो डर जाए। तो उसके चेहरे को वापस रिस्टोर करने के लिए, एक इंसानी शेप में लाने के लिए मल्टीपल सर्जरीज आर रिक्वायर्ड नेसेसरी इन द मेडिकल फील्ड। तो अगर ऐसा है तो वो क्योर है, वो इलाज के लिए है, फिर तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन आपने देखा जो बहुत सारे सेलिब्रिटीज होते हैं खासतौर पे बॉलीवुड की, गालों में डिंपल पड़वाना है, पिंपल पड़वाना है, किसी को होठ मोटे कराने, किसी को पतले कराने, किसी को कुछ कराना है ना, तो बहुत सारी सर्जरीज होती हैं। तो अगर ऐसा करवाया जाता है तो फिर वो आपका सौंदर्य प्रसाधन में आ जाता है, तो फिर मालिक वो टैक्सेबल कैटेगरी के अंदर आ जाएगा। समझ में आ गई बात? यस सर। तो लिखा है मैंने हेल्थ केयर की सर्विसेज हैं, डायग्नोस, ट्रीटमेंट, केयर वगैरह, एंड हेयर ट्रांसप्लांट, कॉस्मेटिक, प्लास्टिक सर्जरी। अगर ये क्योर के लिए है तो इलाज, ई ले आ जाए, इलाज के लिए है तो ही इसको एग्जेम्प्ट किया। सीधे क्या लेट जाते हो यार, सीधे बैठो। हाँ, एम्बुलेंस की सर्विस हो गई, ले जाने के लिए या लाने के लिए, या कोई भी दे, और ये दी किसके द्वारा दी जा रही है? इनके द्वारा इनको दिया जा रहा हो, तो वैसे करके यहां पर मालिक बात करा दी जाएगी, एग्जाम्पशन दे दी जाएगी। एम्बुलेंस का पॉइंट अलग से मैंने आपको लिख दिया है यहां पर।
एंड उसके बाद में आता एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाता है, और क्वेश्चन में कुछ इस तरह की बात की जाती है कि जैसे मान लीजिए यह है एक कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल, कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल है ये अरे इंडिया में ही है, हाँ। और यहां से ये किसी पेशेंट का इन्होंने करना है ऑपरेशन, ऑपरेशन करना है, इससे लिए जाते हैं 10,000 रुपये। बड़ा सस्ता है सर, हाँ हाँ क्या दिक्कत है, इस पर जीएसटी नहीं आएगा, हेल्थ केयर में है। अब कुछ डॉक्टर अस्पताल के एम्प्लॉय होते हैं और कुछ सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। डॉक्टर रमन है एक, और वो अपना बड़े माने हुए डॉक्टर हैं, बड़े डॉक्टर हैं, सब बड़े डॉक्टर साहब हैं, और वो यहाँ पर आते हैं इसको ऑपरेट करने के लिए कि भाई बाहर से हायर किए डॉक्टर कि भाई ये इस पेशेंट का ऑपरेशन यहाँ पे करके चलेंगे। तो अगर देखा जाए तो रिलेशन कैसा बना, सप्लायर इनके लिए ये हैं और पेशेंट यहाँ ये इसको पैसा देंगे, और इनकी देखा जाए तो सप्लायर ये हैं रेसिपिएंट हॉस्पिटल बन जाता है। यहाँ 10,000 रुपये पेशेंट से आए थे, 7,500, 75% इनको दे दिया, 25% हॉस्पिटल अपने रख के चलेगा क्योंकि उसका भी अपना खर्चा पानी होता है, पूरा इंफ्रा उसका है अपना। तो क्या इस पर जीएसटी आएगा? नहीं आएगा सर, ये भी हेल्थ केयर की सर्विस है। तो कहना ये चाहते हैं कि ऐसा नहीं है कि हेल्थ केयर की सर्विस डायरेक्ट रेसिपिएंट यही बने, अगर अस्पताल को ये से दी जा रही है तो वहां पर भी जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। रेसिपिएंट इज नॉट रेलिवेंट, रेसिपिएंट कौन है, पॉइंट इज दिस, क्या सर्विस देने वाला कौन है और सर्विस क्या दे रहा है, अगर वैसा कुछ क्वालिफाई कर जाएगा तो जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। पहली बात ये हो जाती है, ये आपका यहां पर लिखा हुआ है क्वेश्चन और उसका आंसर ऐसे करके मालिक आ जाता है। दूसरी बात आती है फूड सप्लाई की। जैसे मान के चलिए यहां पर ये हो गया जी आपका कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल है, और मालिक इसमें हो क्या रहा है दरअसल कि यहां पर ना अपनी इनकी खुद की कैंटीन है, ओन कैंटीन है। कैंटीन से खाना दो जगह के लिए सप्लाई किया जाता है, इंडोर और आउटडोर। इंडोर का मतलब ये हो गया कि जो रूम में जो पेशेंट्स हैं उनका खाना यहां से जा रहा होता है। तो ये जो खाना गया है क्या ये आपका हेल्थ केयर में आएगा कि नहीं आएगा? जो हम पढ़ते हैं ना DTC, डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट और केयर, तो ये यहाँ पर केयर वर्ड के अंदर फॉल कर जाता है। तो जो वहाँ पर दिया जा रहा है वो केयर में फॉल करेगा, और ये हेल्थ केयर की सर्विस में फॉल कर जाएगा, और यहाँ पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। अब जो अटेंडेंट होते हैं वो वहाँ पर रोटियाँ वही तोड़ते हैं जाकर साहब, कैंटीन में बैठ के खाते हैं या जैसे भी लेके खाते हैं, या कुछ बाहर के व्यक्ति भी कभी कभी कैंटीन में आके मुंह मार जाते हैं। तो ये आउटडोर के लिए जा रहा है, तो क्या ये हेल्थ केयर में आएगा? ये हेल्थ केयर में नहीं आ सकता, इस पर जीएसटी अपना मालिक लगा दिया जाएगा। आगे बात समझ में? ऐसे ही सीन होता है फार्मेसी का। तो फार्मेसी से जो दवाइयाँ आपकी इधर जा रही हैं वो आपके हेल्थ केयर में आ जाती हैं, उन दवाइयों पर जीएसटी की बात नहीं की जाएगी क्योंकि वो बंडल्ड सर्विस में आ जाता है। तो सर्विस के अंदर ही उनको क्लासीफाई कर दिया जाएगा, खुद का एग्जिस्टेंस गोलियां नहीं रख पाएंगी, घुल जाएंगी पानी में जाकर। लेकिन अगर आप आउटडोर से मतलब नॉर्मल तरीके से बाहर से खरीद रहे हो, लेके जा रहे हो, वो पेशेंट को इंडोर सप्लाई नहीं की जा रही हैं, तो निश्चित तौर पर जो मेडिसिन है उन पर जीएसटी अपना लगाया जाएगा। सर मान लीजिए कोई बाहरी कैंटीन है, कोई आउटसाइड रेस्टोरेंट कह लीजिए या कोई कैंटीन कह लीजिए, तो वहां से कैंटीन अपनी नहीं है अस्पताल की, वहां से मरीजों का खाना पहले यहां पर आता है, सप्लायर ये बनते हैं, रेसिपिएंट आपके ये बनते हैं, और फिर यहां से ऐसे ऐसे करके आगे सप्लाई किया जाता है। तो हमें ये नहीं बता सकते कि खाना कौन गया, कहां गया, कैसा गया, इस पर कंट्रोल नहीं हो सकता, इसलिए यहां पर जीएसटी निश्चित तौर पर लगाया जाएगा। सिर्फ एक सिचुएशन में बचेगा कि जब इंडोर पेशेंट को सप्लाई किया जा रहा है तो बचेगा, वरना जीएसटी हर सिचुएशन में अपना लगा दिया जाएगा। आई होप बात समझ में आ गई होगी। ये आपकी फूड वगैरह वाली बातें यहां पर लिखी हुई हैं। अब इसमें आई है एक लेटेस्ट क्लैरिफिकेशन, जो आईवीएफ टेक्नोलॉजी के थ्रू जो बच्चे होते हैं, तो वो जो प्रोसीजर है आईवीएफ वाला, तो बताइए उस पर जीएसटी आएगा कि नहीं आएगा? तो वो आपका हेल्थ केयर का हिस्सा है कि नहीं, ये इसके बारे में कोई क्लैरिफिकेशन नहीं थी। मैं पहले से कहता आया कि हाँ भैया ये हेल्थ केयर का हिस्सा, बताइए ये नहीं होगा तो और क्या होगा बताइए, इस पर जीएसटी नहीं लगना चाहिए। बट लेटेस्ट में इसके ऊपर सर्कुलर आया हुआ है और कहा है कि आईवीएफ बोले तो नो जीएसटी एट ऑल। यप, यहां पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। एक और इस बार बड़ा चेंज किया सरकार ने यहां पर आकर कि जो रूम्स होते हैं, दरअसल जो रूम्स हम देख रहे होते हैं उनमें क्या, देखिए अस्पताल का जब हम मुआयना करते हैं तो एक तो में आईसीयू वाले रूम्स होते हैं, आईसीयू हो गया, या फिर उसे
CCU क्रिटिकल केयर यूनिट के नाम से बुलाते हैं, CCU हो गया, जो बेड पड़े होते हैं भाई, पेशेंट दो जगह रहेगा अगर इंडोर है तो, ICU में CCU हो गया। एक होता है नियोनेटल इंटेंसिव केयर, NICU, मतलब मैं तो ICU बोलूंगा तो मान के चलो सारे आगे इसमें, NICU ये हो गया है ना, और ICCU हो गया, इंटेंसिव कार्डिक केयर यूनिट, ICCU हो गया एटसेट्रा। तो एक तो इनके बेड होते हैं, यहां पड़े होते हैं, पेशेंट यहां पर होगा। और बताइए इस पर GST आएगा नहीं आएगा? सर कैसी बात कर रहे हो, पेशेंट कितनी क्रिटिकल पोजीशन में और आपको GST की सूझ रही है, शर्म नहीं आती? नहीं आएगा, ठीक है जी। तो यहां तो हालात बहुत ज्यादा गंभीर होती है, GST की बात नहीं करेंगे। चाहे इसका जो रेंट था वो 20,000 पर डे ही क्यों ना हो, तब भी 20,000 हो चाहे 2 लाख रुपए पर डे क्यों ना हो, कुछ भी हो जाए भाई, यहां पर GST की बात हो ही नहीं सकती, नेवर एवर, हम GST की बात कर ही नहीं सकते। लेकिन जब पेशेंट ICU से बाहर निकल जाता है, वो नॉर्मल रूम के अंदर आ जाता है, तो यहां आके अब सब खुशी का माहौल होता है। रूम में आ जाने का मतलब खुशी की बात होती है कि आप बच गए, लाइफ बच गई है। तो यहां पर सरकार ने एक तिगड़मबाजी लगा दी, इस बार आकर कहा कि ये बताओ रूम कितना है, मतलब रूम का रेंट क्या है, क्या उसका किराया 5,000 से ऊपर है या फिर किराया उसका अप टू 5,000 है। अगर अप टू 5,000 है तो गरीब आदमी बोल दिया, कहा कि GST नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपके पास रूम ऐसा है, VVIP रूम लेके बैठे हो, 5,000 से ऊपर का रूम है, तो भैया अब इस रूम की पूरी वैल्यू के ऊपर GST लगवा दिया जाएगा। तो जो अमेंडमेंट है वो ये वाली है मालिक, ये वाली, ये वाली अमेंडमेंट है। ये पहले से GST के दायरे में नहीं था, ये भी नहीं था, बस ये है कि 5,000 से ऊपर का अगर रूम है, 5,000 से ऊपर का अगर रूम है तो भाई साहब GST लगा दिया जाएगा। लेकिन जो ICU वाला बेड होता है, जो रूम्स बने हुए होते हैं आपके, उसमें भाई साहब चाहे कितना भी हो वो ऑलवेज एग्जेम्प्ट रहेगा, बात भी ठीक है। लेकिन जहां आराम आ गया थोड़ा सा, वहां पर ऐसे करके बोल दिया जाता है। वही वाली बात आपकी यहां पे लिखी हुई है कि फॉलोइंग विल बी टैक्सेबल, द सर्विस प्रोवाइड बाय द क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट है, जहां पर रूम रेंट इतना बनता है तो फिर वैसे करके टैक्सेबल कर देंगे। लेकिन इस टैक्सेबिलिटी वाले पॉइंट में ये आपके एक्सक्लूड कर दिए गए, मतलब कि ये आपके ऑलवेज एग्जेम्प्टेड ही रहेंगे। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे, ठीक है राधे, हाँ सर एकदम ठीक है, तो बढ़ जा मेरे लाल आगे। तो ये था अपना हेल्थ केयर का जुड़ा हुआ पॉइंट था, एंड कि हमने देखा अच्छे से, एक एक पॉइंट को हमने समझा और देखा। आगे है रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल्स। यस सर, ये होता है बाबू मेरे नशा मुक्ति केंद्र, नशा मैं उक्ति मुक्ति और केंद्र। लोग नशे की गिरफ्त में आ जाते हैं, और एक बार जब नशा पकड़ लेता है ना, तो नशा बहुत गंदी चीज होती है यार, वो छोड़ता नहीं है। फिर व्यक्ति तड़पता रहता है कि छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, लेकिन वो छोड़ता नहीं है यार। कुछ बिरले ही ऐसे होते हैं जो गिरफ्त से छूट पाते हैं परमानेंटली, वरना होता क्या है, कुछ समय के लिए अब जो व्यक्ति फंस जाता है नशे के चक्रव्यूह में, कुछ समय के लिए भागता है वहां से, लेकिन थोड़ी दूरी चल पाता है, उसे फिर पकड़ के ले जाते हैं और फिर उसका वो नशे की भट्टी में झोंक दिया जाता है, जिंदगी बर्बाद हो जाती है। नशे से दूर रहिएगा, उम्र कच्ची है इसलिए बता रहा हूं मैं आपको, बहुत बुरी चीज होती है। सर्विस प्रोवाइड बाय द रिकॉग्नाइज्ड रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल्स। तो रिहैबिलिटेट करने का मतलब पुनर्जीवन, यानी कि जो व्यक्ति नशे में चला गया, मतलब वो मौत के मुंह में चला गया, डेथ के मुंह में चला गया, वहां से बाहर निकालना मतलब उसको एक नया जीवन देने के समान होता है। कहते हैं कि सर्विस प्रोवाइडेड बाय द रिकॉग्नाइज्ड रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल्स बाय वे ऑफ रिहैबिलिटेशन थेरेपी और काउंसलिंग and such other activities as covered by the said act at the कहां पर medical establishment, educational institutes, rehabilitation center established by the central government वगैरह या फिर ट्रस्ट या गवर्नमेंट जहां चला रही हो इनको, तो वहां पर आकर नशा मुक्ति जो केंद्र बने हुए हैं मालिक, उन पर GST नहीं लगाया जाएगा। बात बिल्कुल ठीक है। हेल्थ से जुड़ा हुआ मुझे लगता है कि सबसे बड़ा पॉइंट यही है। आगे है बायोमेडिकल वेस्ट। ये भी एक इनडायरेक्ट सर्विस अपनी हुआ करती थी, मतलब इसका इनडायरेक्ट नेक्सस था विद द हेल्थ केयर। इनडायरेक्ट नेक्सस हेल्थ केयर, ये अस्पताल के पीछे रहती है, आपने शायद देखी भी ना होगी। हमारे यहाँ पे घरों से निकलने वाला जो वेस्ट होता है वो क्या है, प्याज के छिलके अगर खाते हैं तो लहसुन के छिलके, आलू के छिलके हो गए, थोड़ा बहुत मिट्टी, कूड़ा करकट, कागज के टुकड़े वगैरह वगैरह, बच्चों ने कुछ फेंक दिया, ये कर दिया वो कर दिया, तो इस तरह का हमारा वेस्ट घरों से निकलता है। अस्पताल का वेस्ट कैसा होता होगा, कभी देखा है? हाँ, कुछ ऐसा होता है, क्या बोलूँ मैं, कुछ
ऐसा दिख रहा होता है अस्पताल का वेस्ट, टूटी हुई सिरिंज हो गई, ब्लड से भरे हुए सने हुए कपड़े हो गए, लाइक दैट, ऐसे करके होता है। तो अगर इसको खुले में फेंक दिया जाए तो ये शायद घातक बीमारियों को जन्म दे देगा। तो गवर्नमेंट गाइडलाइन के मुताबिक इनको ट्रीट करना, जो रिसाइकलेबल है उनको रिसाइकल किया जाता है, जो रिसाइकलेबल नहीं है उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। तो इसके लिए एक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है, जो हॉस्पिटल ये होते हैं, नर्सिंग होम होते हैं, तो एक सिनर्जी वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड करके है, तो उनके टाई अप्स हैं अस्पतालों से, कूड़ा ले जाते हैं यहाँ से, अपने प्लांट में ले जाकर रिसाइकल या उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, फाइनली ट्रीट कर दिया जाता है। तो इस सर्विस को एग्जेम्प्ट कर रखा था, लेकिन सरकार ने कहा कि नहीं, इट हैज़ इनडायरेक्ट नेक्सस, क्योंकि अस्पताल में पेशेंट कहां से आ रहे हैं, करें या ये वाली को करें, इसकी बात करो ना, ये हेल्थ केयर की सर्विस है, हेल्थ केयर की सर्विस ये दी जा रही है भाई साहब। तो हाँ, यहां से अगर ये फैला रहेगा कूड़ा, उससे बीमार होकर जब यहां आएगा तो यहां तो एग्जम्पशन दे देंगे, लेकिन प्रिकॉशनरी पे हम बात नहीं करके चलेंगे, वैसे करके बोल दिया जाता है। तो इनडायरेक्ट नेक्सस विद द हेल्थ, तो इसलिए इस एग्जम्पशन को भी इस बार विड्रॉ कर लिया गया है। तो नाउ बायोमेडिकल वेस्ट की जो सर्विसेज हैं, अब उन पर जीएसटी लगा दिया जाएगा। ओके, सरकार अपने आंकड़े को बढ़ाने की कोशिश कर रही है, वो चाह रही है कि हम जल्द से जल्द 2 लाख करोड़ के लेवल को अचीव कर लें, ऐसे करके मालिक। आगे है पब्लिक कन्वीनियंसेस, जन सुविधाओं की बात कर रहे हैं मालिक, क्या भला, सर्विसेज बाय वे ऑफ पब्लिक कन्वीनियंसेस, जहां पर अरे ये इसकी बात कर रहे हैं, सुलभ शौचालय, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, यहां पर इनकी बातें की जा रही है मालिक। जो भी चार्जेस लगते हैं इन पर भी जीएसटी अपना नहीं लगाया जाएगा जन सुविधाओं पर। तो ये थी आपकी हेल्थ केयर से जुड़ी हुई कई सारी बातें, ऐसे करके, और प्रेम से बोलेंगे मालिक राधे राधे। ठीक है राधे? हाँ सर जी, एकदम ठीक है। तो चल मेरे बच्चा, बढ़ते हैं आगे। दान धर्म शिक्षा स्वास्थ्य, दान धर्म शिक्षा स्वास्थ्य, और अब आ गया नंबर खेल का, स्पोर्ट्स का आ गया है, क्योंकि यार जब तक हम खेलेंगे नहीं तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे मालिक, है ना। हाँ जी, तो ये हमारी बात हुई है। स्पोर्ट्स में आ गया फीफा, फूफा नहीं, फीफा, तो ये फीफा है, और ये इंटरनेशनल प्रैक्टिस है, जिसके चलते हुए यहां पर एग्जम्पशन दी जा रही है। तो उसमें लिखा है कि फीफा सर्विसेज दे या ले, जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। जो एंट्री टिकट वगैरह है उन पर जीएसटी की बात नहीं करी जाएगी। एनी काइंड ऑफ सर्विस गिवन बाय द फीफा और फूफी दे या ले, जीएसटी नहीं लगाया जाएगा, ऐसे करके। तो ये तो रहा भाई साहब मेंस कैटेगरी में ऊपर वाला, ठीक है। नीचे है विमेंस कैटेगरी का, महिलाएं भला पीछे कैसे रह सकती हैं। सर्विस प्रोवाइडेड, दे रहे हो या ले रहे हो। फीफा अंडर 17 विमेंस वर्ल्ड कप 2020 जो अभी तक हुआ नहीं है, कोविड आ गया था बीच में, वेन एवर रीशेड्यूल्ड, तो वो सर्विस दे या ले, जीएसटी की बात नहीं करेंगे। अरे मोटी बात दिमाग में रखना, फीफा जहां देखे जाए ना तो भाई फूफा, इसका भी कारण है कि फूफा को फूफा ही क्यों कहा जाता है, फूफा, वो क्यों करते हैं ऐसे, गुस्सा क्यों हो जाते हैं, उसके पीछे कारण है, पर मैं अभी नहीं बता सकता आपको, क्योंकि हमारे पास, हमें समय वेस्ट नहीं करना अपना। आगे है एएफसी, अरे केएफसी नहीं, एएफसी, ये क्या है, एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन, ये भी वही है, ये भी सर्विस दें या लें, बाई और टू। ओ भाई साहब, जहां भी फुटबॉल आएगी, जहां भी फुटबॉल आएगी तो उसको फुटबॉल ही बना देंगे हम यहाँ के, उसका जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। आई बात समझ में, चाहे फुटबॉल आपकी तरफ आ रही है या आपसे दूर जा रही है, नो क्वेश्चन ऑफ जीएसटी। आगे है स्पॉन्सरशिप ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट, खेलोगे कूदोगे, पहले बोलते थे ना कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, हमने बचपन में यही सुना था, लेकिन मुझे लगता है कि यह बिल्कुल ठीक नहीं था। मुझे बताइए आपके एरिया का आईएएस ऑफिसर कौन है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कौन है, डू यू नो? नहीं ना, नहीं पता। अच्छा चलो, अपने एरिया का पता भी है तुम्हें, तुम्हारा डीएम कौन है तुम्हारे एरिया का, दूसरे डिस्ट्रिक्ट का डीएम पता तुम्हें, पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट का डीएम कौन है, नहीं पता ना, नहीं पता ना, अच्छा ठीक है। नीरज चोपड़ा कौन है, सबको पता है। खेल कूद गई तो सर है भाई, खेल कूद गए सर भाई साहब, समझ में आ गई बात। चलो, तो खेलों को बढ़ावा देना बड़ा जरूरी है,
और हमें जोश तब आता है बढ़ावा देने के लिए जब अमेरिका, चाइना ये लूट रहे होते हैं मेडल्स को, और हमारे हिस्से में इक्का दुक्का मेडल अगर आ जाए तो भाई साहब उसी पे जश्न मनता है कि यस हमने कर दिखाया। हम कितने सारे मेडल ला सकते हैं अगर हम पहले से चीजों को ठीक करके चलें। तो जो पैसा, जो इनाम दिया जाता है खिलाड़ी को सरकार के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कि 5 करोड़, 10 करोड़, 2 करोड़ रुपए, इस पैसे को इनाम के तौर पर ना देकर खिलाड़ियों की तैयारियों में लगा दें तो शायद कहीं ज्यादा गोल्ड मेडल हमारे पास में आ जाएंगे। क्योंकि जब गोल्ड मेडल आ जाता है ना, ओलंपिक वगैरह से ले आते हैं झटक के, तो सरकार जी आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है। उन प्लेयर्स के पास इतने सारे इंडोर्समेंट, इतनी सारी एडवर्टीजमेंट आ जाती है कि रातों रात सैकड़ों करोड़ रुपए बन जाते हैं उनके, रातों रात। तो सरकार आप एक काम करें, इस पैसे को आप तैयारी में लगाएं, अच्छी उनको सुविधाएं दें, इंटरनेशनल लेवल की उनको फैसिलिटीज दें जिनमें कि वो अपनी प्रैक्टिस कर सकें और आगे बढ़ सकें। हमारे इंडिया में भाई साहब अगर अपने से पे आ जाए ना तो हर तरह का टैलेंट, हर तरह का हुनर हमें कूट कूट कर भरा हुआ है। कोई चैलेंज करके तो दिखाए, आग लग जाती तन बदन में और हम 500 की स्पीड से दौड़ना शुरू कर देते कि यस हम करके दिखा सकते हैं, हम कर सकते हैं। ये जज्बा, ये हुनर, ये ताकत, ये हम सभी के भीतर कूट कूट कर भरी हुई है। ये भारत देश की बात कर रहा हूं मैं आपसे, ना कि सिर्फ अपनी और हम आपकी और अपनी। स्पॉन्सरशिप स्पोर्टिंग इवेंट्स की बात कर रहे हैं। ये रहा, ये स्पॉन्सरशिप होता है। टाटा टीसीएस का यहां पर लोगो लगा हुआ है। कोई एक इवेंट यहां पर हो रही है, खेल प्रतियोगिता हो रही है, शायद दौड़ भाग यहां पर हो रहा है, आई थिंक सो है, या फिर कोई रेस हो रही है जो स्पोर्ट्स वैसे कुछ करके है। तो हाँ, लगता दौड़ ही कुछ हो रही है यहाँ पे। तो इसमें क्या हो रहा है मालिक कि जो टीसीएस का ये लगा हुआ है। सर इसको लगाने से फायदा क्या होता है? एक बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरी। यहां कोई ये नहीं कह रहा कि टीसीएस या टाटा, क्या टाटा को अपना आज भी एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत है? कौन नहीं जानता टाटा को? बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, हर व्यक्ति टाटा को अच्छे से जानता है। फिर भी टाटा ये पैसा खर्च क्यों कर रही है? सोचने वाली बात है। सब कोई जानते हैं लेकिन फिर भी। तो एक यूनिवर्स का रूल है, कोई भी चीज पर जितना ज्यादा फोकस जाता है वो चीज उतनी ही ज्यादा मजबूत होती है। यहां आपने देखा ना, टाटा दिमाग में गया, टाटा, फिर कहीं देखोगे टाटा, फिर कहीं देखोगे टाटा, बार बार दिमाग में टाटा 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 ही आएगा। आ रही बात समझ में? तो टाटा मजबूत हो रहा है। फोकस। आप किसी को दिन रात सोचते रहो, अब मुझे रात दिन तुम्हारा ही खया, तुम कमजोर हो रहे हो, वो मजबूत हो रही है, मतलब हो रहा जो भी, जैसे एज द केस में भी। तो आपकी ताकत उधर ट्रांसफर हो रही है, इसलिए ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। समझ में आ रही बात? फोकस बनाते हैं। बचपन में लेंस लेते थे, सूरज के सामने रखकर कागज में आग लगा देता था, कागज में आग, क्योंकि वो एनर्जी को इकट्ठा करके फोकस्ड हो जाती है एनर्जी, है ना, तो आग लग जाती थी। इसलिए फोकस में बहुत बड़ी ताकत होती है। कभी वक्त मिलेगा तो बताऊंगा फोकस की ताकत क्या होती है। तो फोकस मांगते हैं ये, इसलिए इन्होंने पैसा खर्च किया है। तो अगर खेलों के लिए इन्होंने पैसा दिया है तो उस पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। होता क्या है कि ये जो टूर्नामेंट बॉडीज होती है, जो ऑर्गेनाइजर होते हैं, इनके पास फंड नहीं होता, पब्लिक होती है फोकस बनाने वाली। और ये जो कॉर्पोरेट्स होते हैं ये हमेशा पब्लिसिटी के भूखे रहते हैं, फोकस बनवाने के लिए भूखे रहते हैं। तो ये एक दूसरे की मदद करते हैं, आन मिलो सजना, ये से फंड देते हैं और ये इसे यहां पर एक तरह से पब्लिसिटी इनको मिलती है, फोकस्ड बनवाने के लिए पब्लिक मिलती है। तो इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा, वैसे करके बोल दिया जाता है। सर अगर किसी और चीज के केस में स्पॉन्सरशिप दी हो तो फिर वो टैक्सेबल करा दी जाएगी। जैसे कि जो नेपाली बच्चे हैं उनका 10-12 अप्रैल के आसपास में नया साल मनता है। तो एक बार की बात है जब एल्डाइन सी बना था 2014-15 की मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो 8-9 साल पहले, तो वहां पर
वो बच्चे आए कि बोले कि भाई हम आपके एल्डाइन सीए का बोर्ड अपने फंक्शन में लगाएंगे, 2000 सीए के बच्चे होंगे वहाँ पर आकर, एंड तो कुछ फंड दीजिए आप हमें। हमने कहा ठीक है जी। तो हमने एल्डाइन सीए का बोर्ड लगवा दिया उनके स्टेज पर जाकर, फोकस बना लोगों का कि यार ये कौन है, क्या है, कैसे है। तो फोकस बनवाने के लिए ही इतने सारे ये होर्डिंग्स वगैरह सब कुछ लगवाए जाते हैं मालिक। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। ठीक राधे, यस सर। आगे बढ़ते हैं। सर्विस प्रोवाइडेड टू अ रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी, सर्विस प्रोवाइडेड टू अ रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी की बात कर रहे हैं। क्या बोलते हैं मैं आपको बताता हूं। देखिए ये इंडिविजुअल्स हैं, प्लेयर, रेफरी, अंपायर, कोच, मैनेजर। प्लेयर रेफरी अंपायर कोच मैनेजर, अगर ये लोग अपनी सर्विसेज दे रहे हैं किसी रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी को, जैसे कि बीसीसीआई, तो इनको मिलने वाले पैसे पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। विराट कोहली साहब को जो पैसा मिलता है बीसीसीआई से, उस पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। सर बाकी अगर कोई जैसे सिलेक्टर हो गया, कमेंट्रेटर, गुरु, है ना, ग्राउंड सर्विस एक्सेट्रा, इन पर इनका नाम एग्जामिशन में नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ ये नाम लिखे हुए हैं, तो ये अपने नॉर्मल तरीके से टैक्सेबल कैटेगरी में ही रहेंगे, जीएसटी लगेगा। सर अगर ये सर्विस किसी नॉन रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी को दे, फॉर एग्जांपल जैसे देखिए आईपीएल रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी, आरएसबी रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी। एक आईपीएल तो इंडियन प्रीमियर लीग जो कि बीसीसीआई का अंग है, वो तो रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी है, लेकिन आईपीएल की जो फ्रेंचाइजीज हैं, दिल्ली डेयर डेविल्स वगैरह, चेन्नई एक्सप्रेस वगैरह जो है अपने ये जो बिजनेसमैन ने जो ओन कर रखी हैं, ये रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी नहीं है। इसका मतलब आईपीएल में जो पैसा मिलता है खिलाड़ियों को 10 करोड़, 8 करोड़, 15 करोड़, ये अपना टैक्सेबल कैटेगरी में आ जाएगा। आईपीएल की फ्रेंचाइजी की बात कर रहा हूं। सॉरी। अच्छा ठीक है जी। दूसरा ये हो गया अपना, और ये अगर इनको दे, मैं कह रहा हूं भाई साहब सिर्फ कॉम्बिनेशन एक ही एग्जेम्प्ट है, प्लेयर, अंपायर, कोच, मैनेजर, रेफरी। अगर ये अपनी सर्विस किसी आरएसबी को देती हैं, आरएसबी को, रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी को देते हैं, तो ही बात बनेगी एग्जाम्पशन की, अदरवाइज नहीं होगी। दूसरा, एक आरएसबी अगर दूसरी आरएसबी को देती है तो भी एग्जाम्पशन दे दी जाएगी, जैसे कि बीसीसीआई के अंगों में और भी आते हैं, जैसे यूपी क्रिकेट एसोसिएशन, महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन हो गया अपना ना, जैसे ये रहा यूपी क्रिकेट एसोसिएशन, तो ये भी अपनी आरएसबी है। तो एक आरएसबी दूसरी आरएसबी को देगी तो वहां पर भी अपना जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। यही दो बातें इधर आप मालिक अपने लिखी हुई हैं। क्या बोला? सर्विस प्रोवाइडेड टू a recognized sports body by an individual as a player, referee, umpire, coach or team manager for participation in a sports event organized by a recognized sports body। या फिर ऊपर से पढ़ेंगे कि जब एक आरएसबी सर्विस दे रही है किसी अनदर आरएसबी को, तो वहां पर भी आपका जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। चले भूरा? हाँ सर जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। लीजिए साहब, ये भी अपना निबट लिया। तो दान, धर्म, शिक्षा, स्वास्थ्य और खेल तक की हमारी बात यहां पर करी जा चुकी है। और खेलों में फूफा देखा, फूफी देखी, मतलब मेंस कैटेगरी, विमेंस कैटेगरी दोनों देख लिया। केएफसी नहीं, एएफसी भी आ गया। खेलों की स्पॉन्सरशिप हो गई और मालिक स्पोर्ट्स की बात होगी। तो आपको चीजें बाई हार्ट याद नहीं रखनी, लेकिन जब एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा तो वहां आपको पता होना चाहिए कि क्या ये ट्रांजैक्शन एग्जेम्प्टेड है या नहीं है। दैट्स ऑल माय डियर्स। ठीक है साहब? हाँ सर जी बिल्कुल ठीक है, और कोई दिक्कत वाली बात दूर दूर तक नहीं है। ऐसे करके मालिक बोल दिया जाता है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। ठीक है राधे? हाँ सर बिल्कुल ठीक है। कर क्या रहे हो राधे? मैं कुछ कर रहा हूँ, मेरी मर्जी, मैं कुछ कर नहीं सकता क्या? चलो। तो ये हमारी बात हो चुकी है यहाँ पर आकर मालिक, एंड उसके बाद में आगे क्या आगे से होगा देखा जाएगा। चलो, ब्रेक का टाइम हुआ कि नहीं हुआ? हाँ हो तो गया है सर, लगभग लगभग। तो ब्रेक दे दूं क्या मैं आपको? दान, धर्म, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, सरकार, किसान, मनोरंजन, इतनी बातों के बाद में आप कह रहे हैं कि हमें ब्रेक दे दो। आप कह रहे हैं ब्रेक दे दो? हाँ ले लो, क्या दिक्कत है, ब्रेक ले लो। ब्रेक के बाद में मिलते हैं, ब्रेक के बाद।